Hello everybody, welcome to this new lecture in the statistical mechanics series. हम कैनोनिकल एनसेम्बल हम डिस्कस कर रहे थे और हमने कैनोनिकल एनसेम्बल से बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशंस की थी. ओके, आइडल गैस हो गया, पैरामैग्नेटिज्म हो गया, हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम हो गया. जैसे अगेन कैनोनिकल एनसेम्बल के मेथड्स को यूज़ करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करने वाले हैं, द सो कॉल्ड द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम. ओके, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम एक्चुअली जो हम है उसको हम एट वर्क देख चुके हैं. ओके, उसका मीनिंग क्या है वो हम एक्चुअली देख चुके हैं. से हमने आइडल गैस के लिए जो हैमिल्टनियन होता है केवल काइनेटिक एनर्जी कंट्रीब्यूशन. ओके, एन पार्टिकल्स हैं आपके पास गैस में, तो जो हैमिल्टनियन सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड एंड nth पार्टिकल तक की काइनेटिक एनर्जी का सम, और इंडिविजुअल जो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है से फर्स्ट पार्टिकल, ये उसका वेक्टर मोमेंटम है p1 स्क्वायर. तो अगेन इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट, पी एक्स वन स्क्वायर प्लस पी वाई वन स्क्वायर प्लस पी जेड वन स्क्वायर ओवर 2m. सारे पार्टिकल्स का मास सेम है तो सब जगह ये पी जो 2m का फैक्टर है सेम है. ओके, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कुल मिला के जो हैमिल्टन का एक्सप्रेशन है यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं. इसकी जो डिपेंडेंस है अगर हम फेज स्पेस वेरिएबल्स के टर्म में कहें, इस पर्टिकुलर हैमिल्टनियन में क्योंकि हमने आइडल गैस ली है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंस नहीं है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंडेंस नहीं है, एक्स वाई जेड है या x1 y1 z1, पार्टिकल्स पे कोऑर्डिनेट्स पे एनर्जी की कोई डिपेंडेंस नहीं है, केवल मोमेंटम पे है. ओके, लेकिन कुल मिला के अगर क्वाड्रेटिक टर्म्स देखें, फेज स्पेस वेरिएबल्स में से कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स यहाँ अपेयर हो रहे हैं, कितने क्वाड्रेटिक टर्म्स कितने क्वाड्रेटिक वेरिएबल्स अपेयर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे पी एक्स वन का भी स्क्वायर है और पी वाई वन का स्क्वायर भी और पी जेड. तो कुल मिला के आपके पास इस तरह के 3n वेरिएबल्स हैं. ये n है और इसमें से हर किसी के अंदर इस तरह के 3 कंपोनेंट्स हैं और हर कोई क्वाड्रेटिक है. तो टोटल क्वाड्रेटिक टर्म्स जो हैं इस हैमिल्टनियन में आप देख रहे हैं 3n. ओके, और इस सिस्टम के लिए हमने टोटल इंटरनल एनर्जी भी कंप्यूट कर रखी है 3/2 NkBT. आइडल गैस के लिए हमने कंप्यूट की थी. इसको मैं डेलिबरेटली इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, n इंटू 3 इंटू हाफ KBT. ओके, n ये n थे और हर n के अंदर 3 टर्म्स. ओके, 3n टाइम्स हाफ KBT. ओके, और ये सिचुएशन तब है जब हमारा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में. ओके, आगे मैं बार बार हो सकता है ये स्पेसिफाई करना भूल जाऊँ, ये हमारा जो रिजल्ट है ये तब एप्लीकेबल है जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो. ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कैनोनिकल एनसेम्बल का मेथड या आपने सिस्टम को किसी रिजर्वर के साथ रख के उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन कर रखा है. ओके, इधर पे तो आप देख रहे हैं जितने हमारे यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म्स थे आइडल गैस के लिए एटलीस्ट 3n क्वाड्रेटिक टर्म्स थे हैमिल्टनियन में, तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आई, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनफैक्ट वो 3n टाइम्स हाफ KBT. तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है ऑन एवरेज हर क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग हाफ KBT एनर्जी का कंट्रीब्यूशन. कुल मिला के इस तरह के 3n टर्म्स हैं, 3n क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, तो जो टोटल एनर्जी है वो बनी 3n टाइम्स और हर क्वाड्रेटिक टर्म के करस्पॉन्डिंग हाफ KBT एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूशन. ओके, मोर और लेस क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम यही कहती है. ओके, लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने कंसिडर किया था. इनफैक्ट हमने एक पूरा सिस्टम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स कंसिडर किया था जिसमें हमारे पास n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे. ओके, 3 डायमेंशनल. लेकिन अगर हम एक सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर को देखें, 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ओके, उसकी जो एनर्जी है वो इस तरह की होती है, काइनेटिक टर्म प्लस पोटेंशियल टर्म. पी भी फेज स्पेस वेरिएबल है, क्यू भी कोई भी आयत वाला, क्यू भी आयत वाला, आयत पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, आयत जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके करस्पॉन्डिंग का मोमेंटम और उसके करस्पॉन्डिंग का स्पेस कोऑर्डिनेट. लेकिन इस समय हैमिल्टनियन में ये दोनों टर्म्स तो आ रहे हैं पी भी और क्यू भी, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक में हैं. ओके, तो जो हैमिल्टनियन है अगेन फेज स्पेस वेरिएबल्स क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं और एक हैमिल्टनियन में, एक पार्टिकल के हैमिल्टनियन में इस तरह के 2 टर्म्स हैं. और अगर हम टोटल सिस्टम का हैमिल्टनियन लें, माना जिसमें हमारे पास n इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो वो इन सब का सम हो गया, ये हमने पीछे कर रखा है. तो इसमें अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स, फेज स्पेस वेरिएबल्स जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं कुल मिला के 2n है. एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में उसका p और उसका q दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म में आते हैं और n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए कुल आपके पास बन जाएंगे 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स. और हमने क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली दोनों तरह से इसकी एनर्जी को कंप्यूट किया है सिस्टम ऑफ n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स. क्लासिकली ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारा n KBT बनता है. मैं डेलिबरेटली अगेन इसे इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, n इंटू 2, n इंटू 2 ये नंबर, n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं और हर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स आ रहे हैं, 2 इंटू हाफ KBT. यहाँ 3n क्वाड्रेटिक टर्म्स थे और हाफ KBT उससे मल्टीप्लाई हुआ टोटल इंटरनल एनर्जी में. यहाँ 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स थे और इंटरनल एनर्जी के लिए अगेन हाफ KBT मल्टीप्लाई किया. तो इसेंस यही है. ओके, अगेन ये सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में था.
यही जो है या हाफ केवीटी का फैक्टर आप देख रहे हैं। हर क्वाड्रेटिक टर्म जो आपको हैमिल्टोनियन में नज़र आता है, टोटल हैमिल्टोनियन में, तो जब आप सिस्टम की एनर्जी कंप्यूट करते हैं तो ऑन एवरेज हर क्वाड्रेटिक टर्म एनर्जी में हाफ केवीटी का कंट्रीब्यूशन देता है। यही जो स्टेटमेंट है, इसी को हम एक थ्योरम के रूप में कहते हैं, इसी को कहते हैं द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। सिंपली हम इक्विपार्टीशन थ्योरम कहते हैं, बट द पॉइंट इज इक्विपार्टीशन थ्योरम केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में एप्लीकेबल है। ओके, क्वांटम डोमेन में जाके ये एप्लीकेबल नहीं रह जाती है, इसलिए और बेटर इसको क्लैरिफाई करने के लिए लेट्स कॉल इट द क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बट मोर और लेस उसका मीनिंग ये है, फॉर एवरी क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या सेंस है? अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। कई बार हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम से सेंस केवल एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे होता है, पर इस पर्टिकुलर रेफरेंस में मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम से मतलब ये है कितनी तरीके से सिस्टम अपने पास एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। अगर मैं बहुत रफली कहूँ से इस सिस्टम को देखें, ओके, आइडियल गैस को, कोई आइडियल गैस है, वो एनर्जी अपने पास जो ओवरऑल एनर्जी रख सकती है वो इस मोड में भी कैप्चर करके रख सकती है। और इस मोड में एनर्जी रखने के खुद 3 तरीके हैं। मतलब 3 तरीके से मेरा मतलब क्या है? हो सकता है पार्टिकल के पास, फर्स्ट पार्टिकल के पास एक्स डायरेक्शन में कुछ मोमेंटम हो, तो ये डेफिनेटली एनर्जी को, सिस्टम को एनर्जी कैरी करने का एक तरीका है। हो सकता है उसके पास वाई मोमेंटम हो फर्स्ट पार्टिकल का, तो एनर्जी कैरी करने का एक तरीका ये भी है। और फिर ऐसी और इस तरह से हर एक एन पार्टिकल्स के लिए इस तरह के 3 मोड्स हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो कुल मिला के इस सिस्टम के 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, यहाँ पे मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम से सेंस है सिस्टम कुल मिला के कितने तरीके से एनर्जी अपने पास रख सकता है। तो अब हम इसी तरह से अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैं इसे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करूँगा और इसे भी। कई बार डिस्कशंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का हमारा सेंस केवल ये होता है, ओके, ये वाले उसके साथ पेयरिंग में आते हैं, बट डिग्री ऑफ फ्रीडम सी है। पर यहाँ पे मैं जिस तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट कर रहा हूँ, दिस प्लस दिस, ओके, एनर्जी में आयत पार्टिकल के मोमेंटम के कारण भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और आयत पार्टिकल का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है, स्पेस कोऑर्डिनेट है, उसके कारण भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मेरे लिए ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस प्रेजेंट डिस्कशन के लिए। एटलीस्ट जब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कहता हूँ उसका मतलब कोई भी टर्म जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ओके। लेकिन हम आर्बिट्री डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है? ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हैमिल्टोनियन या एनर्जी के एक्सप्रेशन में हार्मोनिक फॉर्म में आते हैं। हार्मोनिक टर्म मतलब स्क्वायर्ड, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ये इनमें से हर एक टर्म क्वाड्रेटिक है। ये भी हार्मोनिक या क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये भी, और इस तरह से कुल मिला के आपके पास 3n क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है आइडियल गैस के लिए। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, कुल मिला के n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर में 2 क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो कुल मिला के n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए आपके पास 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स या 2n क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं, ओके। तो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है हर क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्ड करती है दैट इज़ हाफ केवीटी, ओके। आप ये जानते हैं कैनोनिकल एंसेंबल में किसी सिंगल एंटिटी की जो एनर्जी है, ओके, सिंगल गैस का मॉलिक्यूल या गैस का एटम या सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो एनर्जी कैन रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जिस रिजर्वायर के साथ आपने उसे थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा है, वो सिंगल किसी उनमें से n ऑसिलेटर्स में से किसी एक ऑसिलेटर की एनर्जी हो सकती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 0 या अप टू इन्फिनिटी भी हो सकती है। लेकिन एवरेज एनर्जी की अगर बात करें तो ये एवरेज एनर्जी के लिए आंसर देता है क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। एवरेज एनर्जी एक एंटिटी की जो बनेगी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, इनफैक्ट एंटिटी की नहीं, एक क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो टोटल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होगा उसका एवरेज की जो वैल्यू है दैट इज़ हाफ केवीटी, ओके। वो आप यहाँ देख रहे हैं, कुल मिला के यहाँ 2n क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके। अगेन मैं लेट्स मी रिपीट, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 2 पी का भी स्क्वायर है, क्यूब का भी स्क्वायर है, और कुल मिला के ऐसे n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो टोटल हैमिल्टोनियन में इस तरह के 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, P1 का स्क्वायर भी, एक P2 का स्क्वायर वाला भी, एक P3 का स्क्वायर भी, अपार्ट फ्रॉम फैक्टर ऑफ 2m इन द डिनोमिनेटर, ऐसी एक Q1 स्क्वायर, एक Q2 स्क्वायर, Q3 स्क्वायर, दिस। तो कुल मिला के 2n क्वाड्रेटिक टर्म्स। तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिस्से अगर ऑन एवरेज थर्मल इक्विलिब्रियम में हाफ केवीटी एनर्जी आती है, हाफ केवीटी, तो टोटल एनर्जी जो उस समय n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की है वो 2n टाइम्स दिस नंबर। इसी तरह से गैस के लिए टोटल क्वाड्रेटिक जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी हाफ केवीटी क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम से, तो टोटल एनर्जी ऑफ द गैस एवरेज एनर्जी ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n दिस, ओके। तो ये हमने वर्किंग होते हुए इसे देख लिया, लेकिन अभी हम इसे बहुत जनरल सेटिंग्स में प्रूव करने वाले हैं, ओके दिस।
इन जनरल अगर किसी सिस्टम के एफ क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम लेकिन वो क्वाड्रेटिक नेचर के हों और एफ ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ओके, तो उस सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है आप सीधे ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी हाफ KBT और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम माना एफ हैं, तो एफ टाइम्स दिस सिस्टम की टोटल एनर्जी आप ऐसे कंप्यूट कर सकते हैं। और अगर हम सिस्टम की स्पेसिफिक हीट निकालना चाहें, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेसिकली होता है del U over del T कीपिंग दी वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके, से ये एक्सप्रेशन आपके पास है और इसमें से V डिपेंडेंस कहीं नहीं है, तो आप del U अपॉन del T यहाँ से सीधे कंप्यूट कर सकते हैं F टाइम्स हाफ KB। मतलब अगर आप स्पेसिफिक हीट के टर्म्स में कहें तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ KB कंप्यूट करता है स्पेसिफिक हीट में। F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, F क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ये हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट की कैलकुलेशन हम आने वाले लेक्चर्स में करने वाले हैं दिस, ओके। तो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम हर क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एवरेज हाफ KBT एनर्जी असाइन करता है और उसी के कारण ऑन एवरेज हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है हाफ KB का, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल गैसेस की हमने बात की, ये आइडियल गैस के लिए आइडियल और उसमें भी इन पर्टिकुलर अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस की बात करूं तो उसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3n होते हैं, F की वैल्यू 3n, वो आप एक्सप्लिसिटली यहाँ देख रहे हैं, ओके। बाद में हम सॉलिड्स पे जाएंगे और सॉलिड को हम ट्रीट करेंगे एज कंपोज्ड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, ओके। वहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेंगे कुल मिला के अगर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, तो कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके बनेंगे 3n + 3n 6n, ओके, दिस विल सी दिस। तो कोई भी सिस्टम क्लासिकली अगर आप उसे ट्रीट कर रहे हैं और क्लासिकली उसे अगर ट्रीट किया जा सकता है, लेट मी से दिस वे, तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हर क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एवरेज एनर्जी कम्स आउट टू बी दिस, ओके। बिफोर प्रूविंग, लेकिन क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है क्लासिकल, दिस इज़ ट्रू ओनली क्लासिकली, ओके। से क्वांटम मैकेनिक्स में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कंप्यूट की थी, क्वांटम मैकेनिकली भी, वो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे कॉपी कर रखा है, ये हमारे लास्ट लेक्चर का एक्सप्रेशन है, ओके। पहले तो मैं इसमें 0 पॉइंट एनर्जी को नेगलेक्ट कर देता हूँ, ये ओवरऑल एक एडिटिव कांस्टेंट की तरह है, ओके। इसकी वैल्यू कहीं पे इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट से प्रेजेंट डिस्कशन में हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं, ओरिजिनल प्लैंक के आइडिया की तरह आप सोच रहे हैं, ओके, ये टर्म नहीं है, तो फिर भी ये एवरेज एनर्जी इतनी, ये एनर्जी इतनी बन रही है, n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं, क्वांटम मैकेनिकली हम उन्हें ट्रीट कर रहे हैं और सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो एनर्जी आपकी इतनी बनती है टोटल सिस्टम की। तो अगर आप इस n को यहाँ ले आएँ, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी कंप्यूट करें, वो इस तरह का फैक्टर बन रहा है, ये KT नहीं है, या KT/2 भी नहीं है, ये थोड़ा अलग सा फैक्टर है दिस। लेकिन और ये चीज़ हमारे आगे के डिस्कशन में बार बार आएगी, लेकिन अगर ये h×KT का फैक्टर 1 से बहुत कम हो, h×KT का फैक्टर हमारा यहाँ आ रहा है, अगर ये फैक्टर 1 से बहुत कम है और e⁻x का एक्सपेंशन 1 + x + x² ओवर फैक्टोरियल 2 वगैरह वगैरह, इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल, अगर आप उसे शुरू के केवल 2 टर्म्स तक एक्सपैंड करें 1 + x तक, तो सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल n ऑसिलेटर्स का सिस्टम है, नॉन इंटरेक्टिंग n ऑसिलेटर्स का सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी अगर हम कंप्यूट करें n टाइम्स h×ω, और इसको मैंने केवल फर्स्ट टर्म तक एक्सपेंड किया 1 + x, 1 से 1 कैंसिल, उसके बाद h×ω से h×ω कैंसिल, KT, n से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी एवरेज एनर्जी n से हमने डिवाइड कर दिया है, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एवरेज एनर्जी बन रही है कितनी, KBT। क्लासिकली तो वो KT होती है, हाफ KT इसके लिए, हाफ KT इसके लिए, इक्विपार्टीशन थ्योरम से। क्वांटम मैकेनिकली KT नहीं होती है, नॉर्मली क्वांटम मैकेनिकली वो KT नहीं होती है, हाफ KT + हाफ KT टाइप का सम नहीं आता है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन में वर्क कर रहे हैं तो अगेन ये KT, मतलब क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम का रिजल्ट क्वांटम सिस्टम्स के लिए भी वर्क होता हुआ नज़र आ सकता है, बट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। तो इन जनरल लेकिन क्वांटम सिस्टम के लिए क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम होल्ड नहीं करेगी, कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स में। इनफैक्ट अगर आप इस लिमिट को यहाँ पे देखें, h×ω मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन KT। बेसिकली हाई टेम्परेचर, जब T बहुत हाई होगा तभी तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, कितना हाई वो अलग क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली T हाई। तो ये आप एक जनरल फीचर देखेंगे आगे, क्लासिकल सिस्टम्स के जो हमारे रिजल्ट हैं, सॉरी क्वांटम सिस्टम्स के जो रिजल्ट हैं, वो क्लासिकल करस्पॉन्डिंग क्लासिकल सिस्टम के रिजल्ट में रिड्यूस हो जाते हैं व्हेन द टेम्परेचर्स आर हाई। तो जब टेम्परेचर हाई हो, क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट के बजाय आप क्लासिकल रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। अगेन इक्विपार्टीशन थ्योरम के टर्म में कहूँ, क्वांटम सिस्टम के लिए इक्विपार्टीशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, पर वही क्वांटम सिस्टम अगर हाई टेम्परेचर पे आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपको अगेन दिखेगा कि क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम वहाँ ओबे हो रही है, ओके। दिस
अब इसका प्रूफ करते हैं। ओके, इसका प्रूफ आप देखेंगे लिटरेचर में, इसका प्रूफ बहुत सिंपल है एक्चुअली। नॉर्मली इसका प्रूफ कुछ इस तरह से किया रहता है, से आपका कोई हैमिल्टोनियन है और वो एक किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए, एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए जो हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूशन है वो उस नेचर का है, ए आई पी आई स्क्वायर्ड प्लस बी आई क्यू आई स्क्वायर्ड। ओके, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम और स्पेस कोऑर्डिनेट वेरिएबल है वो दोनों क्वाड्रेटिक आ रहे हैं, माना पी आई बी का भी स्क्वायर है और क्यू आई का स्क्वायर है, और उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट्स है मल्टीप्लाई ए आई एंड बी आई। ओके, और फिर सारे सिस्टम के ऊपर इसे सम कर दें जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये सिस्टम का टोटल हैमिल्टोनियन। ओके, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हमने पर्टिकुलर एग्जांपल लिया था, वहाँ पे सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स का मास और फ्रीक्वेंसी हमने बराबर ली थी, तो वहाँ पे सबके लिए ये टर्म पी आई स्क्वायर अपॉन 2m, ए आई की वैल्यू 2m थी, लेकिन सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इक्वल मास के थे, और हाफ m ओमेगा स्क्वायर क्यू आई स्क्वायर, मास और ओमेगा सारे उसका सेम था। लेकिन आप ऐसा भी सिस्टम ले सकते हैं जहाँ ये ए आई और बी आई अलग अलग पार्टिकल्स के अलग अलग हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है ए और बी आई, इंपॉर्टेंट ये है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे केवल उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम की बात कर सकते हैं जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रही है। ओके, दिस और तो यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन ये कैसे की जाती है, आप किसी एक इस कंपोनेंट के लिए, मैं इसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कहूँगा, एक विदाउट समेशन, ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये अपने आप में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, तो अगर आप किसी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग उसका एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है उसका एवरेज कैलकुलेट करें, टोटल हैमिल्टोनियन में इस डिग्री ऑफ फ्रीडम का, माना 7th पार्टिकल A7P7 स्क्वायर, उसका एनर्जी में इतना कंट्रीब्यूशन है, तो अगर आप A7P7 स्क्वायर की एवरेज वैल्यू एनसेम्बल के लिए कैलकुलेट करें तो आप कुछ इस तरह से करेंगे, ये ई के बजाय मैंने स्मॉल ई लिख रखा है एप्सिलॉन टाइप का, केवल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम से ये वाला ए आई पी आई स्क्वायर्ड वाला, आई की कोई फिक्स्ड वैल्यू के लिए, ये इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, तो कैनोनिकल एंसेम्बल अप्रोच में आप एवरेजेस ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, जिस चीज़ का एवरेज कैलकुलेट करना है उसे ई टू द पावर बीटा एच से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो पूरे फेज स्पेस के ऊपर, और इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस बीटा एच डी ओमेगा से डिवाइड भी कर दो। इसे आप नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी सोच सकते हैं, या बेसिकली ये आपका पार्टीशन फंक्शन है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप इस इंटीग्रल को परफॉर्म करें तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा हाफ के टी। अगर आप ए आई पी आई स्क्वायर के बजाय यही कैलकुलेशन अगर बी आई क्यू आई स्क्वायर के लिए भी करें तभी भी आपको आंसर हाफ के टी। हैमिल्टोनियन में जो टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट है उसका एवरेज कंट्रीब्यूशन, अगर आप ये एवरेज कंट्रीब्यूशन है एनर्जी में उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कैलकुलेट करेंगे, ये इंटीग्रल आपका हाफ के बीटी बनेगा। ओके, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज से आप ऐसा सोचिए, माना A9P9 स्क्वायर इसमें एक टर्म है, पर A9 की वैल्यू 0 है, इफेक्टिवली P9 वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। इस समेशन में सारे टर्म्स हैं, पर माना A9 की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म समेशन सीरीज़ में ये टर्म तो आ रहा है A9P9 स्क्वायर, पर अगर A9 कोफिशिएंट 0 है तो P9 वाला बेसिकली हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, क्वाड्रेटिकली या किसी भी फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उस केस में ये आपका हाफ के टी का रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। क्यों? अगर A9 0 है तो जैसे ही आप AI की जगह A9 रख के 0 रखेंगे, ये सारा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट केवल उन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए होल्ड करता है जो हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, इनमें से अगर कोई पर्टिकुलर कोफिशिएंट 0 है AI या BI में से, इसका मतलब वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम हैमिल्टोनियन में आ ही नहीं रहा है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी हाफ के टी नहीं होगी। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। माना सिस्टम के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n है, 3n या 6n वट एवर बी द केस। ओके, लेकिन माना इसमें से, लेट मी टेक पर्टिकुलर एग्जांपल 30, माना सिस्टम के टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 30 है, तो इन प्रिंसिपल हैमिल्टोनियन में 30 के 30 का क्वाड्रेटिक कंट्रीब्यूशन आ सकता था। माना कंट्रीब्यूशंस केवल क्वाड्रेटिक ही हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए माना हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूशन इसमें से केवल 20 का आया, हो सकता है वो 10 कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं, 10 मोमेंटा या 10 स्पेस कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जो हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट नहीं है, जैसे हम लैग्रेंजियन में साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहते हैं। यहाँ पे उसी आइडिया को आप एक्सटेंड कीजिए, हैमिल्टोनियन आपने सिस्टम का लिखा, उसमें इन जनरल उसकी डिपेंडेंस 30 क्वांटिटीज़ पे हो सकती थी, पर उसकी डिपेंडेंस उनमें से केवल 20 क्वांटिटीज़ पे है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बाकी 10 क्वांटिटीज़ प्रेजेंट ही नहीं है। तो उन 10 क्वांटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग अगर आप एवरेज एनर्जी कंप्यूट करेंगे वो तो 0 मिलेगा, क्योंकि उनका एक कोफिशिएंट कितना है 0।
लेकिन ये जो 20 क्वांटिटीज़ जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैमिल्टोनियन में आ रही हैं, इनमें से हर एक के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी निकलेगी हाफ के टी। ओके, तो नॉर्मली इस तरह से इसे प्रूव किया जाता है, 3 4 5 लाइन में हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन मैं इसे स्लाइटली डिफरेंट वे में प्रूव कर रहा हूँ। इनफैक्ट ये कोई डिफरेंट वे नहीं है, बट जिस फॉर्म में हम ये कर रहे हैं इस रिजल्ट से हम कई और रिजल्ट्स भी डिराइव कर सकते हैं, इसलिए मैं इसे इस फॉर्म में करूँगा। कंसिडर अ क्लासिकल सिस्टम विद हैमिल्टोनियन एच। कोई सिस्टम है जिसका हैमिल्टोनियन एच है QP का फंक्शन। जब मैं यहाँ पे QP लिखता हूँ, इसका मतलब है Q1 Q2 Q अप टू Q3n, माना आप जनरल 3 डायमेंशन में सोचिए। ओके, एक एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, 3 स्पेस कोऑर्डिनेट, तो Q कैन रन अप टू 3n, और ऐसी मोमेंटम जो है P1 P2 P3 अप टू P3n। ओके, मैंने यहाँ पे P1 का मतलब फर्स्ट पार्टिकल का वेक्टर मोमेंटम नहीं है, आप पे सोचिए P1 P2 P3 मिलके फर्स्ट पार्टिकल के 3 मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं, ऐसी P4 P5 P6 अगले के लिए। तो कुल मिला के सिस्टम के जो फेज स्पेस है वो तो इतना बड़ा है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेट को बताने के लिए आपको ये सारे के सारे बताने पड़ेंगे, सिस्टम के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट को बताने के लिए सारे के सारे बताने पड़ेंगे। ओके, तो ये हमारी लिस्ट है ऑफ 6n स्पेस वेरिएबल्स, और कई बार मैं इनको 3n की जगह f भी यूज़ कर सकता हूँ, मतलब जो हमारी लिस्ट है Q1 Q2 Q3 अप टू Qf, और ऐसी P1 P2 P3 अप टू Pf। ओके, f फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम के उसमें। लेकिन जब मैं इस सिस्टम के डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करूँगा, ओके, मुझे क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने हैं, मुझे हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा। ये फेज स्पेस है, इसको मैं आगे थोड़ा क्लियर करूँगा। फेज स्पेस हो सकता है बहुत सारे क्यूज़ और बहुत सारे पीस पे डिपेंड करे, 15 क्यू और 15 पी, कुल मिला के 30। लेकिन हो सकता है हैमिल्टोनियन इनमें से केवल 10 क्यू और 10 पी पे डिपेंड कर रहा हो, कुल मिला के केवल 20 कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा हो। ओके, यस, तो ये हमारी, लेकिन अभी मैं फेज स्पेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, फेज स्पेस हमारा 6n वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, या P1 P2 P3 अप टू Pn। और अगर मैं 3n की जगह f लूँ तो Q1 Q2 अप टू Qf, P1 P2 अप टू Pf। 6n या 2f डिपेंडिंग ऑन जो लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं, इतने फेज स्पेस वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। लेकिन हम पहले यहाँ पे एक रीनेमिंग कर रहे हैं। हैमिल्टोनियन अप्रोच में तो वैसे भी Q और P को हम इक्वल फुटिंग पर ट्रीट करते हैं, और इस डिस्कशन के लिए भी हम वही करने वाले हैं। ये जो 6n वेरिएबल्स की लिस्ट है, इन वेरिएबल्स का नाम मैं अब इस तरह से रखने वाला हूँ, इसको मैं कहूँगा eta1, और इसको eta2, और eta3, eta4, तो इस तरह से ये आ जाएगा eta3n। पर इसके बाद इनका नाम भी हम eta ही रखेंगे। ये अगला जो पहला P1 है, इसका नाम हो जाएगा eta3n+1। सारे के सारे वेरिएबल्स का नामकरण हम eta से ही कर रहे हैं। तो जो शुरू के 3n eta हैं वो तो Q के करस्पॉन्डिंग है, और जो बाद के 3n eta हैं फिर से 3n+1 से लेकर 6n तक, वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं P को। तो हम सारे के सारे फेज स्पेस वेरिएबल्स को सिंपली ईटा से डिनोट करेंगे, ईटा फर्स्ट वाला की, सेकंड वाला की, थर्ड वाला की, फोर्थ वाला की, 6nth वाला, दिस। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज की ज़रूरत है, मुझे अभी Q और P में भेद करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को केवल ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा फेज स्पेस का वेरिएबल है, तो फेज स्पेस में कुल मिला के हमारे 6n वेरिएबल्स हैं। ओके, या इस लैंग्वेज में कहें तो 2f वेरिएबल्स हैं। तो उन 6n वेरिएबल्स का नामकरण हमने कर दिया ईटा, रीनेमिंग। इसमें से शुरू के 3n हमारे Qs हैं, बाद के 3n हमारे क्या हैं, Ps हैं। ओके, अच्छा, अब अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कैनोनिकल एंसेंबल अप्रोच हम यूज़ कर सकते हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस प्रकार का होता है, e⁻⁻βh। ओके, कैनोनिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो अगर कोई भी फेज स्पेस क्वांटिटी है, फेज स्पेस में कोई भी फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है, g कोई क्वांटिटी है जो कि क्यूज़ और पीज़ का फंक्शन है। जब मैं क्यूज़ और पीज़ का फंक्शन कहता हूँ, मतलब मुझे ये भी लिखना चाहिए था, क्यू और पी मतलब सारे क्यू पी, लेकिन QP का नामकरण हमने ईटा कर दिया, सारे QP को मिला के हम ईटा कहते हैं। ओके, G अगर ईटा का फंक्शन है फेज स्पेस में, तो G की जो एवरेज वैल्यू आप कंप्यूट करते हैं उस एंसेंबल के लिए इन थर्मल इक्विलिब्रियम, वो इस तरह से e⁻⁻βh d के साथ G को मल्टीप्लाई करो, इसको इंटीग्रेट करो, और बाद में नॉर्मलाइज करने के लिए e⁻⁻βh d से डिवाइड कर दो। d का मतलब ये है, d नॉर्मली मैं ओल्ड लैंग्वेज में लिखता तो dq1 dq2 dq3 अप टू dq3n इंटू dp1 dp2 अप टू dp3n, लेकिन अब सब ईटा हैं, d⁻1 d⁻2 d⁻3n एंड सो ऑन। बल्कि मुझे ये बीच वाली लिखने की ज़रूरत नहीं थी, d⁻1 d⁻2 डॉट 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 d⁻6n, सारे के सारे ईटा वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया उनके डिफरेंशियल को, तो आपको ये मेजर ऑफ इंटीग्रल यहाँ ये मिल रहा है। ओके, दिस ऐसे ही तो कंप्यूट करते हैं आप एवरेज क्वांटिटीज़। एनर्जी का एवरेज कंप्यूट करना हो तो G की जगह आप एनर्जी ले लेते हैं, जिस भी चीज़ का एवरेज कंप्यूट करना हो हम ऐसे कंप्यूट करते हैं। और शॉर्ट में अगर इसे लिखूँ, G की डिपेंडेंस हमें जो भी हो e⁻⁻βh d, और ये नीचे की क्वांटिटी आपकी होती है पार्टीशन फंक्शन। ओके, Z।
अच्छा, अब हम स्पेसिफिकली मैं जिस चीज़ का एवरेज कंप्यूट करना चाह रहा हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं किसी भी फेज स्पेस फंक्शन जी के एवरेज को कंप्यूट करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्पेसिफिकली कंसंट्रेट कर रहा हूँ इस चीज़ का एवरेज। ये क्वांटिटी आपको अभी आर्बिट्री लग सकती है, लेकिन ये बाद में हमें इसी से हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। अभी के लिए आप आर्बिट्रीली सोचिए, अच्छा ईटा ए, वो फेज स्पेस के जो अब वेरिएबल्स हैं, अब हम उनको क्यू और पी नहीं कह रहे हैं, ईटा, उन ईटाज में से कोई पर्टिकुलर ईटा, ईटा ए इंटू डेल एच अपॉन डेल ईटा बी। हैमिल्टोनियन किसका फंक्शन है? क्यूपी, लेकिन क्यूपी के बजाय अब हम इन्हें ईटा कह रहे हैं, तो हैमिल्टोनियन ईटाज का फंक्शन है, तो किसी दूसरे ईटा के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया पार्शियली और उसे ईटा ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्वांटिटी भी आपके फेज स्पेस के वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगी, ईटाज पे ही डिपेंड करेगी। तो इस क्वांटिटी का आप अपने एनसेम्बल के ऊपर एवरेज कंप्यूट कर रहे हैं। ओके, तो एवरेज कंप्यूट करने का अगर मैं ये वाला वो यूज़ करूँ जो हम कैनोनिकल एनसेम्बल में एवरेज जैसे कंप्यूट करते हैं, ओके, तो एक्सप्रेशन ये बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने इसी क्वांटिटी का एवरेज क्यों कंप्यूट किया, वाई, ये मैं बाद में आंसर कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम यहाँ से बहुत ईजिली फॉलो होगी। ओके, अच्छा, लेकिन पॉइंट अब यहाँ पे ये है, जो पॉइंट मैं पहले भी रेज यहाँ पे भी बताना चाह रहा था आपको। माना इस पर्टिकुलर फेज स्पेस को सोचिए, ये फेज स्पेस 6 एंड डायमेंशनल है, इसकी एक एक्सिस ईटा 1 है, एक ईटा 2, ईटा 3, ये सिम्बॉलिक है, ठीक है। मैं फेज स्पेस को इस तरह से ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ, बट ये अब मैं क्यू और पी के टर्म में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, एक एक्सिस ईटा 1 के करस्पॉन्डिंग है, एक ईटा 2, ईटा 3, दिस ईटा 6n, ये आपका 6 एंड डायमेंशनल फेज स्पेस है। इन प्रिंसिपल इस सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो है वो इन सब पे डिपेंड कर सकता था, पर माना इन पर्टिकुलर उस सिस्टम का हैमिल्टोनियन केवल कुछ ईटा पे डिपेंड कर रहा है, माना वो ईटा 7 पे डिपेंड नहीं करता है। फेज स्पेस में तो ईटा 7 वेरिएबल है, लेकिन हैमिल्टोनियन माना इन पर्टिकुलर ईटा 7 पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर h हमारा से ईटा 7 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये वाला फैक्टर जो है डेल एच अपॉन डेल ईटा 7, ये जीरो हो जाएगा। ईटा 7 पे हैमिल्टोनियन की डिपेंडेंस है ही नहीं, और उस केस में ये एवरेज कितना बनेगा, जीरो। ये ईटा ए आपने कितना भी लिया हो, अगर आपने ये दूसरा वाला फैक्टर वो वाला ईटा लिया है जो हैमिल्टोनियन में आता ही नहीं है, हैमिल्टोनियन जिस पे डिपेंड ही नहीं करता है, तब तो ये एवरेज आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तब ये एवरेज कितना बनेगा, जीरो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, हम ये एवरेज उस वाले ईटा के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं जो हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में आता हो, मतलब ये डिफरेंशिएशन जीरो ना हो, क्योंकि अगर ये डिफरेंशिएशन जीरो है तब तो इस टर्म ने हमेशा जीरो बनना है, तो इसका एवरेज भी जीरो ही बनेगा। तो स्पेसिफिकली लेट मी अगेन रिमाइंड, ये ईटाज की आपकी लिस्ट है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, ईटा 1, ईटा 2 अप टू ईटा 6n। फेज स्पेस इन सब पे डिपेंड करता है, हैमिल्टोनियन इन प्रिंसिपल इन सब पे डिपेंड कर सकता है, पर हो सकता है मेरा हैमिल्टोनियन ईटा 1 पे डिपेंड कर रहा हो, ईटा 2 पे डिपेंड कर रहा हो, ईटा 3 पे, सो एंड, लेकिन माना ईटा 7 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और फिर माना ईटा 25 पे डिपेंड नहीं कर रहा है फॉर एग्जांपल। तो अगर मैं ये कैलकुलेशन मैं डेल एच अपॉन डेल ईटा 7 के साथ करूँगा, तो ये टर्म जीरो मिलेगा, तो एवरेज कितना होगा, जीरो। ऐसी अगर ईटा 25 पे भी हैमिल्टोनियन डिपेंड नहीं करता है, तो उस केस में भी क्या होगा, ये जीरो। तो उन केसेस को हम पहले अलग कर दें, अगर हैमिल्टोनियन जिन ईटा पे डिपेंड नहीं करता है उनके लिए तो ये टर्म जीरो बनने वाला है। लेकिन अब हम देखेंगे ऐसे टर्म्स, केवल हम उन टर्म्स की बात करेंगे जो एक्चुअली हैमिल्टोनियन में आते हैं, मतलब हैमिल्टोनियन उस पर्टिकुलर ईटा पे डिपेंड करना चाहिए, जैसे ईटा 1 पे या ईटा 2 पे या ईटा 3 पे। और बाद में हम कहेंगे ये डिपेंडेंस भी क्वाड्रेटिक हो, हम जिन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिपेंडेंस चाहेंगे भी वो भी हम केवल क्वाड्रेटिक वाले पे फोकस करेंगे, बट अभी के लिए क्वाड्रेटिक वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए हम केवल ये कह रहे हैं ये ईटा भी नेसेसरली हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में आना चाहिए, क्योंकि अगर ये ईटा भी हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है तब तो ये डिफरेंशिएशन सीधे सीधे जीरो हो जाएगा, तब तो एवरेज इस क्वांटिटी का एवरेज जीरो ही बनना है। लेकिन अगर ईटा भी हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में आता है, ईटा ए भले ही हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ईटा भी हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में ज़रूर आना चाहिए। तो अगर ये हैमिल्टोनियन के एक्सप्रेशन में आ रहा है, देन लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट दिस एवरेज। ओके, तो एवरेज ये वाला एक्सप्रेशन 1 अपॉन कैपिटल जेड इंटीग्रल फेज स्पेस के ऊपर जी, जिस फंक्शन का एवरेज निकालना है, किसका, इसका ईटा ए टाइम्स डेल एच ओवर डेल ईटा बी का एवरेज इंटू ई टू द पावर बीटा एच बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू डी ओमेगा डी गामा फेज स्पेस के ऊपर इंटीग्रेशन कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए मैं केवल इस फैक्टर के न्यूमरेटर पे कंसंट्रेट करूँगा। ओके,
लेट्स कंसंट्रेट ओनली ऑन दिस इंटीग्रल पार्ट, 1/z को भूल जाते हैं। तो इसका जो न्यूमरेटर है वो ये है, ईटा ए डेल एच ओवर डेल ईटा बी e टू द पावर माइनस बीटा एच दिस। ओके, इस चीज़ को हम रीराइट करना चाह रहे हैं। ये ट्रिक हमने पीछे भी कई बार यूज़ की है। उसी चीज़ को आप देखिए, एक एक्सपोनेंशियल है और एक टर्म ऐसा है जिसमें h का डिफरेंशिएशन है किसी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। ओके, और वो क्वांटिटी भी वैसे कोई आर्बिट्री नहीं है, ये हैमिल्टोनियन भी ईटा बी का फंक्शन है। ये जो एक्सपोनेंशियल में h आ रहा है, इसके अंदर बाकी ईटा तो होंगे ही, लेकिन वो ईटा बी का फंक्शन जरूर है। हम ये कैलकुलेशन आगे तभी बढ़ा रहे हैं अगर हमारा हैमिल्टोनियन एक्सप्लिसिटली ईटा बी पे डिपेंड करता है। अगर वो डिपेंड ही नहीं करता है तब तो ये एवरेज जीरो, तब तो मुझे कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहले ही इसलिए स्पेसिफाई किया है मेरा हैमिल्टोनियन ईटा बी का फंक्शन हो। तो अगर से हैमिल्टोनियन में ईटा बी प्रेजेंट है तो ज़रा साइड में हम ये कैलकुलेशन करके करें, तो अगर मैं ई टू द पावर माइनस बीटा एच का डिफरेंशिएशन करूँ ईटा बी के रेस्पेक्ट में तो कितना मिलेगा? एक्सपोनेंशियल रिकवर होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल एक्स्ट्रा, बीटा कांस्टेंट है, कैनोनिकल एंसेंबल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो माइनस बीटा, और लास्ट में एच का डिफरेंशिएशन होगा ईटा बी के रेस्पेक्ट में। तो ज़रा इसको देखिए, तो हमारा जो न्यूमरेटर जो हम कंप्यूट कर रहे हैं उसमें ये जो दो फैक्टर्स हैं डेल एच ओवर डेल ईटा बी, डेल एच ओवर डेल ईटा बी, ई टू द पावर माइनस बीटा एच, ई टू द पावर माइनस बीटा एच, इन दो फैक्टर्स को मैं अब रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? ये -1 बीटा का फैक्टर मैं यहाँ ले जाता हूँ, इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा बीटा, -1 बीटा बन के -1 बीटा टाइम्स दिस इनटू दिस को रिप्लेस कर सकता है। सो इफ़ आई यूज़ दैट इन दिस न्यूमरेटर, तो जो मेरा न्यूमरेटर है वो इस फॉर्म में आ गया, ईटा ए अलग, वो जो दो टर्म्स थे वो बेसिकली डेल बाई डेल ईटा बी ऑफ इससे बने, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे -1 बीटा लेना पड़ेगा और डी गामा के ऊपर हम इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में जो चीज़ की है, प्लीज़ सी दिस केयरफुली। -1 बीटा तो कांस्टेंट है, फेज स्पेस वेरिएबल से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। इस इंटीग्रल को जब मैंने सिंपल इंटीग्रल लिखा है, यू मस्ट रिमेंबर ये 6n इंटीग्रल्स हैं, आपको सारे फेज स्पेस के ऊपर इंटीग्रेट करना है, ईटा 1 के ऊपर भी, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, इनफैक्ट डी गामा जो आप ध्यान करें, डी ईटा 1 इंटू डी ईटा 2 इंटू डी ईटा 3 अप टू डी ईटा 6n, ये सब का मल्टीप्लिकेशन है, ये 6n इंटीग्रल्स हैं। अब इस 6n इंटीग्रल्स में से मैंने क्या किया, एक इंटीग्रल अलग कर दिया। ये मैंने यहाँ पे दो इंटीग्रल्स दिखाए हैं, यहाँ तक तो ये इंटीग्रल का मतलब 6n इंटीग्रल्स, इस 6n इंटीग्रल में से अब एक इंटीग्रल अलग और बाकी 6n-1 इंटीग्रल्स अलग। मैंने इंटीग्रल अलग कौन सा किया है? ईटा बी के ऊपर। ये इंटीग्रल तो फेज स्पेस के ऊपर है, इसमें कहीं ना कहीं ईटा बी भी इस लिस्ट में होगा। लेट मी राइट इट ओवर हियर, डी गामा का मतलब है डी गामा 1 इंटू डी गामा 2 एंड होते होते डी गामा 6n। तो इस लिस्ट में कहीं पे ये भी होगा ईटा बी। तो ईटा बी के ऊपर वाला जो मेजर ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है, उसको मैंने अलग ले लिया, एक इंटीग्रल अलग कर दिया ईटा बी वाला, और बाकी सारे जो इंटीग्रल्स हैं वो ये डी गामा नहीं है, मैंने डी गामा डैश लिखा हुआ है। डी गामा डैश मतलब ओरिजिनल फेज स्पेस का जो हमारा मेजर ऑफ इंटीग्रल था उसमें से डी गामा बी को हटा दो, डी गामा बी वाला एक इंटीग्रल मैंने अलग कर दिया, बाकी जितने मेजर बचे हैं वो यहाँ है। माना सोचिए डी ईटा 7 को मैंने अलग कर दिया, तो ये डी गामा डैश मतलब अच्छा इसमें सारे के सारे डी ईटा का मल्टीप्लिकेशन है, केवल किसको छोड़ के? डी गामा 7 को छोड़ के। मैंने यहाँ पे इसे इस तरह से लिखा है, डी गामा सारे डी ईटा का मल्टीप्लिकेशन था, फर्स्ट वाले का भी, सेकंड वाले का भी, थर्ड वाले का भी, 6n वाले का भी। अगर मैंने इसे एक पर्टिकुलर डी ईटा बी से डिवाइड कर दिया, माना 7th वाले से, तो 7th वाले से डिवाइड करने का मतलब 7th वाला इस एक्सप्रेशन में से गायब हो गया। दिस ये है पूरे फेस स्पेस के ऊपर इंटीग्रल, सारे ईटाज के ऊपर एक ईटा अलग कर दिया, बाकी ईटा इसके अंदर है। और उसको स्पेसिफिकली मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे ये भी यूज़ किया है, ये वाला इंटीग्रल गामा डैश के ऊपर है और ये वाला इंटीग्रल ईटा बी के ऊपर, एक इंटीग्रल अलग से, बाकी 6n-1 इंटीग्रल अभी भी इसके अंदर है। ओके, और क्लैरिटी के मैंने एक रखा है, इस इंटीग्रल को स्केच पेन से डार्क करके भी लिखा हुआ है, इंटीग्रल और उस इंटीग्रल का मेजर ये है। ओके, अब हम इस वाले इंटीग्रल को एक्चुअली परफॉर्म करेंगे। ओके, बाय पार्ट्स हम इसे परफॉर्म करेंगे और उससे ज़्यादा हमें फिर इसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बाकी इंटीग्रल्स हमें करने की ज़रूरत नहीं होगी। वी विल सी दिस इन अ मोमेंट। ओके, इनफैक्ट मैं यहाँ पे पाथरिया की लैंग्वेज को अगर यूज़ करूँ, डी गामा डैश क्या है? ये डी गामा डैश जो हमने लिखा है, डी गामा डिवॉइड ऑफ डी ईटा बी, जो हमारा ओरिजिनल डी गामा था पूरा का पूरा फेज स्पेस के लिए जो मेजर ऑफ इंटीग्रल था, उसमें से इसको हटा दो, डिवॉइड का मतलब रिमूव्ड,
ये वाला उसकी कमी अगर उसमें है, इसमें अगर इसकी कमी हो गई तो वही हमारा क्या है, डी गामा डैश। ओके, तो अब मैं केवल थोड़ी देर के लिए केवल इस इंटीग्रल पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, इस वाले को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। ये जो एक इंटीग्रल हमने अलग किया है, ईटा ए टाइम्स दिस डिफरेंशिएशन इनटू डी ईटा बी का इंटीग्रल ईटा बी के ऊपर ही। ओके, बाकी पार्ट को मैं वैसे का वैसी कॉपी कर रहा हूँ, -1/बीटा इंटीग्रल गामा डैश डी गामा डैश। ये बीच के पार्ट को अगर आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करें, फर्स्ट फंक्शन ईटा ए को आप फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अदर, डिफरेंशियल ईटा बी के रेस्पेक्ट में है, इंटीग्रेशन भी ईटा बी के रेस्पेक्ट में होना है। तो किसी डिफरेंशियल का इंटीग्रल कितना होता है, सिंपली ओरिजिनल फंक्शन e⁻⁻βh। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ अदर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e⁻⁻βh। इस पर अभी लिमिट्स रखनी बाकी है। लिमिट्स किसकी आएंगी, ईटा बी वाला जो फेज स्पेस का वेरिएबल है, ये उन क्यूज़ या पीज़, ईटा हमने ओरिजिनल क्यूज़ और पीज़ का नाम रखा है, ये ओरिजिनल क्यू या पी में से कोई सा भी हो सकता है, Q1 Q2 Q3 अप टू Q3n में से कोई हो सकता है, या P1 P2 P3 अप टू P3n में से कोई हो सकता है। ये कोई भी फेज स्पेस का स्पेस वेरिएबल या मोमेंटम वेरिएबल हो सकता है, लेकिन इस पर लिमिट्स रखनी है। ईटा बी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पर भी ये टर्म निकालना है, और ईटा बी की मैक्सिमम वैल्यू। ये फर्स्ट टर्म माइनस इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में। सेकंड बनता है इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट, ईटा ए का डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में, इस समय आप इंटीग्रेशन ईटा बी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में होगा, बीटा के। नॉर्मली आप से इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो जो डिफरेंशियल होता है एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल ईटा बी के रेस्पेक्ट में। ये कीजिए e⁻⁻βh, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आता है फिर से, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन अगेन e⁻⁻βh, और अब ये इंटीग्रल फिर से अभी डी ईटा बी के ऊपर ये इंटीग्रल परफॉर्म करना बाकी है। ओके, बस अब इस पे पहले कंसंट्रेट करें। हम ये शो करेंगे ये जो टर्म है ये दोनों बाउंड्रीज पे जीरो बनता है। बाउंड्री से मेरा मतलब ये है ईटा बी की जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है लोअर लिमिट, और ईटा बी की जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है अपर लिमिट। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कुछ होंगी, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ईटा बी के ऊपर जो होना है ईटा बी की मिनिमम वैल्यू से लेकर ईटा बी की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन ये जो टर्म ये बना है ये मिनिमम वाले पॉइंट पे भी जीरो होगा और मैक्सिमम वाले पे भी। ओके, लेट्स शो दिस। से ईटा बी आपका मोमेंटम टाइप का वेरिएबल है। ईटा बी अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, ईटा इनमें से कोई सा भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर क्यू भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पी भी हो सकता है। माना ईटा मोमेंटम में से कोई है, कौन सा वाला उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ईटा मोमेंटम वाला वेरिएबल है। ईटा भी अगर मोमेंटम टाइप का वेरिएबल है तो कैनोनिकल एंसेंबल में आपके एनर्जी के एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं, से आप जो एग्जांपल्स हमने देखे हैं क्वाड्रेटिक, अगर हम नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल्स का जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन होता है इस तरह का होता है, p²/2m। ओके, या अगर आप रिलेटिविस्टिक सिस्टम भी लें, E=PC, मासलेस सिस्टम है PC। सिस्टम की एनर्जी इन प्रिंसिपल इन्फिनिटी तक रन हो सकती है कैनोनिकल एंसेंबल में। तो जो मोमेंटम की रेंज है वो प्लस से और माइनस इन्फिनिटी, ये हमने पहले यूज़ भी किया है। ओके, मोमेंटम की जो रेंज है दैट कैन रन फ्रॉम द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम कैन रन फ्रॉम -∞ टू +∞। ओके, तो अगर ईटा बी मोमेंटम टाइप का वेरिएबल है तो ईटा बी की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम मतलब ये और ये मिनिमम मैक्सिमम, ये प्लस और -∞ होंगी। ओके, लेकिन अगर ईटा बी की वैल्यू प्लस या -∞ है, मोमेंटम की वैल्यू प्लस या -∞ है, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी बनेगी, इन्फिनिटी। ये टोटल P नहीं है, ये एक पर्टिकुलर P हो सकता है, P1 या P2 या P7, बाकी टर्म्स भी हैं। पर अगर ये वाला भी इन्फिनिटी हो रहा है, अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे इसने प्लस या -∞ होना है, तो उस समय सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो जब ये टर्म अपने एक्सट्रीम पे है, चाहे -∞ पे चाहे +∞ पे, उस समय हैमिल्टोनियन सिस्टम की एनर्जी ने कितना बनना है, +∞। e⁻⁻β टाइम्स इन्फिनिटी, e⁻⁻β टाइम्स इन्फिनिटी आप कंप्यूट कर रहे हैं। बीटा एक पॉजिटिव फैक्टर है, बीटा होता है 1/kBT। टेम्परेचर कभी नेगेटिव नहीं होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पे। ये नंबर हमेशा पॉजिटिव है, ये नंबर है e⁻∞ टाइप का, e⁻∞ इज़ 0। लेट मी अगेन रिपीट द आर्ग्यूमेंट। अगर ईटा बी मोमेंटम टाइप का एक कोऑर्डिनेट है
फेज स्पेस वेरिएबल्स में से मोमेंटम वाला एक वेरिएबल है, वो P1 हो या P2 हो या P3 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मोमेंटम टाइप वाला है, तो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी इन्फिनिटी तक रन हो सकती है, तो इसकी जो रेंज है ये प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी है। और जब ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे होता है, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, उस समय सिस्टम का हैमिल्टोनियन भी इन्फिनिटी बनता है। हैमिल्टोनियन में ये टर्म इस तरह से या इस तरह से भी अगर कंट्रीब्यूट करे मॉड PC, तो मोमेंटम अगर प्लस या माइनस इन्फिनिटी है तो एनर्जी या हैमिल्टोनियन की वैल्यू उस समय कितनी होने वाली है, प्लस इन्फिनिटी। तो ये जो एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर है ये जीरो होगा। ईटा ए की भले ही कोई वैल्यू हो उस समय, लेकिन अगर ईटा भी अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे है, मोमेंटम टाइप का वेरिएबल है और एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे है, तो इस एक्सपोनेंशियल ने कितना बनना है, जीरो। तो ये दोनों लिमिट्स पे कितना हो रहा है, जीरो, तो ये खत्म हो गया। तो अगर ईटा भी मोमेंटम टाइप का वेरिएबल है तो h टेंड्स टू इन्फिनिटी और e⁻ माइनस बीटा h टेंड्स टू जीरो, तो ये टर्म वैनिशेज एट बोथ एंड पॉइंट्स। लेकिन अगर ये ईटा भी स्पेस कोऑर्डिनेट टाइप का वेरिएबल हो, ये क्यूज़ भी हो सकता है, Q1 या Q2 या Q3 में से भी कोई हो सकता था, हम ये शो करेंगे ये टर्म तभी भी वैनिश होने वाला है। कैसे? अगर ईटा भी स्पेस टाइप का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, माना Q1 आप सोचिए फर्स्ट पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट की तरह आप सोचिए और इजी के लिए, माना ईटा भी हमारा सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मैं गैस का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। गैस एक एक पार्टिकल के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1 y1 z1। माना मैं फर्स्ट पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, x1, वही हमारा ईटा भी है, ये जो ईटा भी मैंने लिया था माना ये x1 है, तो x1 की रेंज इस समय इन्फिनिटी नहीं है, x1 यहाँ से यहाँ तक है, माना मेरा बॉक्स जो है 0 से लेकर L तक है, तो x1 की जो रेंज है मिनिमम वैल्यू 0 बनेगी और मैक्सिमम वैल्यू L बनेगी, ये तो ठीक है। x1 खुद इन्फिनिटी नहीं है। मोमेंटम में तो हमने ये कहा था मोमेंटम की जो खुद वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रेंज करेगी, लेकिन स्पेस कोऑर्डिनेट जो है ये रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है 0 से L तक। बट रिस्ट्रिक्शन होने का मतलब क्या है, आपने किसी सिस्टम को कन्फाइन कर रखा है, सिस्टम का एक डेफिनेट वॉल्यूम है, ओके। कैनोनिकल एंसेंबल में आप NVT प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। वो जो भी सिस्टम है उसकी एंटिटीज़ अगर मोशन भी कर रही हैं वो इन बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकती हैं। बाउंड्री से बाहर नहीं जाने का मतलब x1 की वैल्यू 0 और L से बाहर नहीं हो सकती है। x1 कोऑर्डिनेट 0 और L के बीच वेरी तो कर सकता है, जब मैं ये लिमिट्स रखूँगा, इसकी जगह 0 और इसकी जगह L, x1 की वैल्यू एक जगह पे 0 और एक जगह L। बट पॉइंट ये है आपको साथ साथ हैमिल्टोनियन की वैल्यू पे भी कंसंट्रेट करना है। हैमिल्टोनियन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। x1 जब 0 है, x1 जब 0 मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में देखें, कंटेनर की ये वाली वॉल, x1 इक्वल टू 0 पे कंटेनर की ये वाली वॉल तो है, तभी तो ये पार्टिकल अगर माना इधर को मोशन करके आया फर्स्ट पार्टिकल, वो दीवार से बाहर क्यों नहीं जा पाया, दीवार ने उसे रोक दिया। दीवार ने उसे रोक दिया, इसका फिजिक्स में मीनिंग क्या है, दीवार ने इनफैक्ट उस पर इनफाइनाइट पोटेंशियल की तरह एक्ट किया है। क्वांटम मैकेनिक्स में हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल पढ़ते हैं। इनफाइनाइट पोटेंशियल वाल पार्टिकल को पूरी तरह ट्रैप कर देता है, पार्टिकल उससे एस्केप नहीं कर सकता है। तो ये जो सिचुएशन है, आप इस पॉइंट को x1 के टर्म में तो कह रहे हैं, इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पे x1 की वैल्यू L है और ये x1 की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इन पॉइंट्स पे पार्टिकल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना चाहूँ, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो इन्फिनिटी को करस्पॉन्ड करती है। इनफाइनाइट फोर्स मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल बैरियर है इस पॉइंट पे इसकी हाइट इन्फिनिटी है, तभी तो पार्टिकल इसको एस्केप करके बाहर नहीं आ सकता है। सिस्टम का वॉल्यूम फिक्स्ड है। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब पार्टिकल्स किसी ना किसी बाउंड्री में ट्रैप हैं, वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं आ सकते हैं। बाउंड्री पे से बाहर नहीं आ सकते मतलब जब पार्टिकल अपनी बाउंड्री पे पहुंचता है तो वो कितना पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है, इन्फिनिटी। और अगर पोटेंशियल इन्फिनिटी हो गया तो अगेन हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। अगर मेरा ईटा स्पेस टाइप का वेरिएबल भी है तो ये स्पेस टाइप का वेरिएबल जब अपने बाउंड्री पॉइंट्स पे पहुंच रहा होगा, बाउंड्री पॉइंट का मतलब अब आप ये ना सोचिए कि मेरा कंटेनर इसी तरह का होना ज़रूरी है। माना मेरा गैस का कंटेनर इस शेप का है, आर्बिट्री शेप का है, वो किसी भी शेप का है, जब मैं किसी भी वेरिएबल के किसी भी क्यू के एंड पॉइंट पे पहुंचूंगा, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंचूंगा। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैं अपने कंटेनर की बाउंड्री पे पहुंच चुकूंगा। कंटेनर की बाउंड्री पे मतलब कंटेनर की बाउंड्री वो चीज़ है जो पार्टिकल को वहाँ से बाहर नहीं जाने देती है, पार्टिकल को एस्केप नहीं होने देती है। पार्टिकल को एस्केप कैसे नहीं होता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल। तो मतलब बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट के जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं,
उन पॉइंट्स पे v की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। और अगर v की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हैमिल्टोनियन भी सिस्टम का टोटल कितना बनेगा, इन्फिनिटी। तो अगेन अगर ये ईटा स्पेस टाइप का वेरिएबल भी है तो जहाँ पे इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो, बाउंड्री पॉइंट्स हों, वहाँ पे हैमिल्टोनियन ने अगेन इन्फिनिटी बनना है। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होने के कारण इसने इन्फिनिटी बनना है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आपकी इन्फिनिटी हो गई तो टोटल हैमिल्टोनियन इन्फिनिटी हो गया, तो अगेन ये टर्म कितना हो गया, जीरो। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट ओवर हेयर। ओके, गो थ्रू इट्स वंस अगेन बाय योरसेल्फ। अगर ईटा बी स्पेस कोऑर्डिनेट है तो ईटा बी की एक्सट्रीम वैल्यू मतलब द लोकेशन ऑफ वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ईटा बी अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच गया, कोई पर्टिकुलर स्पेस कोऑर्डिनेट अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच गया, मतलब हम कंटेनर की वॉल पे पहुंच चुके होंगे, तभी तो ईटा बी अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम कंटेनर की वॉल पे पहुंच चुके हैं। और कंटेनर की वॉल का मतलब क्या है, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन्फिनिटी। वॉल्स पार्टिकल को कन्फाइन करके रख रहे हैं, तो वो कन्फाइन करके क्यों रख पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल, अंदर तो पार्टिकल फ्री है, माना आप गैस सोचिए, आइडल गैस अंदर तो फ्री है वो मूव करने को, लेकिन जैसे ही वो वॉल्स पे पहुँचती है तो वो इनफाइनाइट पोटेंशियल फेस करती है। तो जो ईटा बी की जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं दे करस्पॉन्ड टू इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है उन पॉइंट्स पे तो टोटल हैमिल्टोनियन भी कितना होगा, इन्फिनिटी एट द बाउंड्री पॉइंट्स। तो अगेन बाउंड्री पॉइंट्स पे इस एक्सपोनेंशियल ने डीके होकर जीरो हो जाना है। अगर हैमिल्टोनियन इन्फिनिटी होगा तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जीरो बनेगी, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है क्योंकि ये बनेगा जीरो। तो हमने ये शो किया है कि चाहे ये ईटा बी कोऑर्डिनेट टाइप का, स्पेस कोऑर्डिनेट टाइप का वेरिएबल होता, Q1 Q2 Q3 में से कोई, या ये मोमेंटम टाइप का वेरिएबल होता P1 P2 P3 में से, इधर केस ये जो हमने फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करके अलग किया था, इसने वैनिश होना है। वैनिश होने का रीज़न क्या है, हैमिल्टोनियन ने इन्फिनिटी बनना है। एक केस में काइनेटिक एनर्जी के कारण, मोमेंटम जब अब एक्सट्रीम वैल्यू पे होगा प्लस या माइनस इन्फिनिटी पे, उस समय काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। और जब स्पेस कोऑर्डिनेट, ईटा अगर स्पेस कोऑर्डिनेट टाइप का है, आप कंटेनर की बाउंड्री पे हैं अपने, उस समय पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी होगी। पर चाहे काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी बने, चाहे पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी बने, हैमिल्टोनियन अगर इन्फिनिटी किसी भी तरीके से बन गया तो ये फैक्टर जीरो बन रहा है। तो इन ईदर केस ये Q हो या P हो, एक्सट्रीम बाउंड्री पे, दोनों बाउंड्रीज पे इसने वैनिश होना है। तो हम इस टर्म को अब ड्रॉप कर देंगे। तो अब मेरा जो वो न्यूमरेटर वाला पार्ट था, जो मैं एवरेज वैल्यू कंप्यूट कर रहा था किसी आर्बिट्री क्वांटिटी की, उसका जो न्यूमरेटर पार्ट है वो केवल इतना रह गया, माइनस माइनस साइन खत्म हो जाएंगे, 1/बीटा ये इंटीग्रल इनटू के साथ ये इंटीग्रल दिस क्वांटिटी दिस, तो दैट आई हैव रिटन ओवर हेयर। न्यूमरेटर जो है सिंपली 1/बीटा, इंटीग्रल हमने दो पार्ट्स में अलग किया था, ईटा गामा डैश के ऊपर का इंटीग्रल अभी बचा हुआ है और ईटा बी के ऊपर भी इंटीग्रल बचा हुआ है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करते हैं, सेकंड पार्ट में हमें फिर से एक इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ता है। ओके, और ये इंटीग्रेशन भी अभी किसके ऊपर होना है, ईटा बी के ऊपर। ओके, तो ये अब यहाँ पे मैं उस प्रोसेस को रिवर्स कर रहा हूँ। मैंने पीछे क्या किया था, 6n इंटीग्रेशंस में से एक इंटीग्रेशन अलग किया था और बाकी 6n-1 अलग। अब मैं फिर से इनको कंबाइन कर रहा हूँ। डी गामा डैश का मतलब क्या है, डी गामा डैश में डी गामा जैसा ही है, बस इसमें डी ईटा भी मिसिंग है। एक पर्टिकुलर ईटा जो था बीएथ वाला वो मिसिंग था। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन देखिए, ये पूरे डी गामा को अगर डी ईटा बी से डिवाइड कर दिया था, एक इंटीग्रल अलग कर दिया था, तो वही हमारा डी गामा डैश था। तो इस इक्वेशन को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दें, डी गामा डैश को अगर फिर से डी ईटा भी मिल जाए मल्टीप्लाई होके, तो फिर से डी गामा बन जाएगा। ये जो हमने दो इंटीग्रल्स अलग किए थे, एक ये और 6n-1, तो इनको मैं फिर से कंबाइन करके एक ही इंटीग्रल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक ही नहीं है वैसे, वो 6n इंटीग्रल्स है, पर सिंबॉलिक फॉर्म में इंटीग्रेशन हम डी गामा के ऊपर कर देंगे। किसका, इस चीज़ का, किसका, डी ईटा ए ओवर डी ईटा बी e⁻βh, ये इसके साथ कंबाइन हो गया है। तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन के मुझे अब दो साइन यूज़ नहीं करने हैं, सिंपली एक पूरे फेज स्पेस के ऊपर, पूरे गामा स्पेस के ऊपर इस चीज़ का इंटीग्रेशन, और डी ईटा ए ओवर डी ईटा बी। हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स में आप जानते हैं ये ईटा इस समय जो है हमारे Q और P में से कोई है। ये इनमें से ईटा ए कोई Q या P हो सकता है और ईटा बी कोई भी Q या P हो सकता है, लेकिन फेज स्पेस में आप जानते हैं कोई भी Q और P जो है इस तरह का रिलेशन ओबे करते हैं, खुद के साथ उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 होता है और दूसरे के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन 0। हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स में Q's and all the Q's and P's are independent variables। माना किसी सिस्टम में 3 Q और 3 P हैं, तो
तो QP लैंग्वेज में तो हम ऐसे कहते हैं Q1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन केवल Q1 के रेस्पेक्ट में 1 होगा, बाकी इसके रेस्पेक्ट में भी 0, इसके रेस्पेक्ट में भी 0, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, सबके रेस्पेक्ट में 0। तो ये 6 के 6 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इस समय हमने इनका कॉमन नाम ईटा रख दिया है, ईटा 1, ईटा 2, ईटा 3, ईटा 4, ईटा 5, ईटा 6। तो सिचुएशन को हम ऐसे कह सकते हैं, किसी भी ईटा का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा और किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में 0। तो इसीलिए तो डेल ईटा ए ओवर डेल ईटा बी को मैंने क्रोनेकर डेल्टा ए भी लिख दिया। ओके, दिस क्रोनेकर डेल्टा कांस्टेंट है, ये बेसिकली इसका फेज स्पेस से कोई रिलेशन नहीं है। इसका ये अगर ए और बी इंडेक्स बराबर हैं, ये ए और बी इंडेक्स कहाँ से आए थे, अब इस पर थोड़ा देखेंगे। ये मैंने आर्बिट्रली एक चीज़ अपने आप कही थी, मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ। तो ईटा ए एथ वाला और ईटा बी एथ वाला, तो ए और बी इंडेक्स यहाँ से आए थे। तो डेल ए बी और बीटा पहले से बाहर है, इंटीग्रल पूरे फेज स्पेस के ऊपर किसका, ई टू द पावर माइनस बीटा एच। ये क्वांटिटी तो हमारा फिर से पार्टीशन फंक्शन है, यही तो पार्टीशन फंक्शन है z। तो जो हमारा न्यूमरेटर बना वो बना डेल्टा ए बी ओवर बीटा और साथ में z। डेल्टा हम जो एवरेज कंप्यूट कर रहे थे इस क्वांटिटी का, ये था उसका न्यूमरेटर जो कि हमने इतना निकाल दिया है, और इसके डिनोमिनेटर में एक z का फैक्टर था। तो अगर मैं z के फैक्टर से इसे डिवाइड करूं, दिस कैंसल्स आउट। इसीलिए मैंने इनिशियली उस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को छोड़ रखा था, क्योंकि न्यूमरेटर में समथिंग इनटू डिनोमिनेटर बन रहा था। तो जो हमारी एवरेज क्वांटिटी जिसको हम एक्चुअली कंप्यूट कर रहे थे, दैट इज सिंपली दिस। और बीटा की जगह अगर आप केबीटी की फॉर्म में लिखें, दिस। ओके, आप यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फीचर देख रहे हैं, हम h की एक्सप्लिसिट फॉर्म को हमने कहीं यूज़ नहीं किया। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए ज़रूर ये साइड में यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, बट द पॉइंट इज़ एक्सट्रीम बाउंड्रीज पे इस टर्म ने वैनिश होना है। तो उसके बाद आपके पास बचा क्या, इंटीग्रल में बेसिकली ये आपको डेल्टा ए भी देगा और एक 1/बीटा का फैक्टर बाहर रखा है, बाकी आपका फिर से z बनने वाला है। तो ये रिजल्ट हैमिल्टोनियन की एक्सप्लिसिट फॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपका सिस्टम में अलग अलग सिस्टम्स हैं, तो उनके हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। द फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन कैन वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम, बट दिस रिजल्ट वुड होल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट। इसीलिए मैंने इस जनरल सेटिंग में इसे प्रूव किया था, आपका हैमिल्टोनियन किसी भी नेचर का हो, ये रिजल्ट होल्ड करेगा। एक्चुअली इस रिजल्ट से हम और भी बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पे ज़्यादा रिजल्ट्स तो नहीं करूँगा, मैं तो केवल इक्विपार्टीशन थ्योरम डिराइव करूँगा। बट जैसे हमारे पास एक आता है थ्योरम ऑफ विरियल, उसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, एंड सम अदर रिजल्ट्स दिस। ओके, अब हम चलते हैं इस रिजल्ट से इक्विपार्टीशन थ्योरम को प्रूव करने। ये एक बहुत जनरल रिजल्ट है। ओके, ईटा और ईटा बी आपके क्यूज और पीज में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, तो स्पेसिफिकली माना मेरे सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऐसा है। ओके, उसकी क्यूज और पीज पे जो डिपेंडेंस है वो इस नेचर की है, क्यूज पे डिपेंडेंस क्वाड्रेटिक है, पीज पे डिपेंडेंस क्वाड्रेटिक है। लेकिन यहाँ मैंने सम 1 से लेकर 3n या 6n तक नहीं लिया है कि सारे के सारे उसके ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर सम ले रहा हूँ, सारे के सारे मोमेंटा और सारे के सारे क्यूज़ के ऊपर। इनिशियली मैंने कहा था, अब मैं फिर से p और q की लैंग्वेज में आ रहा हूँ। q हमारे ये हैं, q1 से लेकर q3n, p1 से लेकर p3n। फेज स्पेस तो इतना बड़ा है, 6n वेरिएबल्स हैं हमारे। लेकिन माना जो हमारा हैमिल्टोनियन है उसमें केवल कुछ क्यूज़ और कुछ पीज क्वाड्रेटिक फॉर्म में आते हैं। माना से a1 q1 स्क्वायर प्लस a2 q2 स्क्वायर प्लस a7 q7 स्क्वायर, माना क्यूज़ में से केवल ये, और पीज में से माना b उनके साथ का कोफिशिएंट कुछ और ले लेते हैं, माना b1 p3 स्क्वायर प्लस b1 p1 स्क्वायर प्लस b3 p3 स्क्वायर, माना ये a1 a2 a7 अलग अलग हो सकते हैं। सारे के सारे क्यूज़ भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है, केवल q1 स्क्वायर है क्वाड्रेटिक में है, q2 क्वाड्रेटिक में है, q7 क्वाड्रेटिक में है। और जो वाला q यहाँ प्रेजेंट है उसी के करस्पॉन्डिंग का p क्वाड्रेटिक में प्रेजेंट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। माना p1 स्क्वायर तो है लेकिन उसके बाद p2 और p7 नहीं है, p3 स्क्वायर है। लेकिन हम केवल ये कह रहे हैं, माना हमारा हैमिल्टोनियन इस नेचर का है, उसमें कुछ टर्म्स क्या हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म के हैं। ओके, यहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए, इसके अलावा बाकी टर्म्स भी हो सकते हैं। हो सकता है हैमिल्टोनियन p2 पे डिपेंड कर रहा हो, पर p2 पे उसकी डिपेंडेंस क्वाड्रेटिक नहीं है। जब मैंने ये फॉर्म लिखी है, बेसिकली हमारा केवल मतलब ये है, हम केवल यहाँ पे उन
डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हैमिल्टोनियन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं। ओके, तो जो टर्म्स हैमिल्टोनियन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं, अगर हमारा हैमिल्टोनियन इस नेचर का है, हैमिल्टोनियन इस नेचर का है, ओके, और अगेन मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है, पीछे तो मैं कह रहा था आप f को 3n समझिए, लेकिन यहाँ पे मैं अब ये कह रहा हूँ हैमिल्टोनियन सारे के सारे p और सारे के सारे q पे डिपेंड होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है फेज स्पेस के 30 वेरिएबल्स हों, 15 q और 15 p, पर हो सकता है हमारा हैमिल्टोनियन उनमें से केवल 20 पे डिपेंड कर रहा हो, 30 में से केवल 20 पे डिपेंड कर रहा हो। ओके, तो ये समेशन केवल जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं केवल उनके ऊपर एक्सटेंडेड है, मोमेंटम के ऊपर अलग से और स्पेस कोऑर्डिनेट के ऊपर अलग से। ओके, यस। तो यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन करें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को, अगर सिस्टम का हैमिल्टोनियन ऐसा है, अगर आप इसे पी जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, पी जेथ वाला मोमेंटम कोई भी हो सकता है, जे की वैल्यू 1 2 3 जो भी हो उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, तो पहला पॉइंट तो ये है, अगर पी जे इस एक्सप्रेशन में नहीं आता है तब तो ये डिफ्रेंशिएशन आपका ज़ीरो हो जाएगा। ये वही आर्गूमेंट है जो मैं ईटा के टर्म में दे रहा था, अब मैं पर्टिकुलर पीजे के टर्म में दे रहा हूँ। माना इसमें P1 स्क्वायर आता है, P2 स्क्वायर आता है, लेकिन P3 स्क्वायर नहीं आता है, तो P1 और P2 के रेस्पेक्ट में तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ वैल्यू देगा, लेकिन P3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना देगा, 0। तो अगेन मैं यहाँ डिफरेंशिएशन केवल उन वाले वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ जो हैमिल्टोनियन में एक्सप्लिसिटली क्वाड्रेटिक फॉर्म में अपीयर होते हैं। माना P1 स्क्वायर और P2 स्क्वायर इसमें हैं, तो ये डिफरेंशिएशन जब मैं कर रहा हूँ तो या तो P1 के रेस्पेक्ट में या P2 के रेस्पेक्ट में। P3 अगर यहाँ नहीं है तब मैं इस डिफरेंशिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आप ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म करें, AI कांस्टेंट है 2pi और pi का डिफरेंशिएशन pj के रेस्पेक्ट में डेल्टा ij, और q और p तो फेज स्पेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसलिए यहाँ से 0। तो अगर आप इसमें से 2 का फैक्टर बाहर ले लें और डेल्टा ij को यूज़ करें तो डेल्टा ij समेशन को ख़त्म कर देगा और i इंडेक्स को रिप्लेस कर देगा j से। सो यू गेट 2aj pj। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये रिपीटेड इंडेक्स है पर इसके ऊपर समेशन इंप्लाइड नहीं है, समेशन के लिए हमने एक्सप्लिसिटली समेशन का साइन लगा रखा है। ओके, तो रिपीटेड इंडेक्स होने के बावजूद समेशन हमारा इंप्लाइड यहाँ पे नहीं है, हम आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के अंतर्गत वर्क नहीं कर रहे हैं। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ओके, यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ लिखी है, आप इस सम को सारे के सारे 3n स्पेस वेरिएबल्स के ऊपर सारे के सारे 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको आप ऐसे करके कर सकते हैं, माना P7 क्वाड्रेटिक फॉर्म में यहाँ नहीं आता है, आप ज़बरदस्ती P7 स्क्वायर का टर्म लीजिए लेकिन उसके साथ का कोफिशिएंट 0 ले लीजिए, तो आप उसे मैथमेटिकली ऐसा एक्सटेंड कर सकते हैं, पर तब उसके साथ का जो A या B कोफिशिएंट है, P या Q, डिपेंडिंग ऑन आप P या Q की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा 0। बट इन ईदर केस दिस। सिमिलरली अगर आप इस एक्सप्रेशन को, इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ हैमिल्टोनियन जिसमें Q और P केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आते हैं, अगर आप इसे QJ के रेस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट करें तो आपको अगेन सिमिलर रिलेशन मिलेगा, A की जगह B और P की जगह Q। ओके, यू कैन डू दिस। तो अगर अब मैं क्या करूं, ये जो मैंने एक टर्म निकाला डेल एच अपॉन डेल पी जे, इसको फिर से पी जे से मल्टीप्लाई करूं, जिस जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, जिस पी जे के रेस्पेक्ट में, उसी से मल्टीप्लाई करूं और सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर ऐड कर दूं 1 से लेकर f तक, जितने हमारे हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट हैं उनके ऊपर। जो हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट नहीं है आप उनके ऊपर भी ये सम कर सकते हैं, पर जो हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट नहीं है उसके लिए तो ये डिफरेंशिएशन पहले ही 0 हो जाता है, तो उनका तो इस समेशन पे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये समेशन मैं केवल उन डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर कर सकता हूँ जो हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट हैं, या पूरी डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर भी करूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अब एक टर्म नहीं है, ये तो एक टर्म निकाला आपने, उस टर्म को उसके पीजे से मल्टीप्लाई किया और सारे सिस्टम के लिए ऐड कर दिया। इसी तरह से डेल एच अपॉन डेल क्यूजे आपने निकाला था और उसको क्यूजे से मल्टीप्लाई किया, और पूरे सिस्टम के लिए अगर आप ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 2aj pj ये, और एक pj और मिला तो 2aj pj स्क्वायर, और ऐसी 2bg qg ये वाला टर्म है, और एक qg और मिला तो 2bj qj स्क्वायर। 2 अगर आप बाहर ले लें, aj pj स्क्वायर प्लस bj qj स्क्वायर, समेशन यहाँ i इक्वल टू 1 है टू f है, यहाँ वेरिएबल का नाम, इंडेक्स का नाम j है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्टर ऑफ 2 ये सिस्टम का हैमिल्टोनियन है। हमने आर्बिट्रीली ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की, हमने कहा हम तो अब ऐसे हैमिल्टोनियन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो क्वाड्रेटिक हैं, पीज और क्यूज जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर हैमिल्टोनियन के लिए हमने ये क्वांटिटी बनाई आर्बिट्रीली, पूरे सिस्टम के ऊपर इसे सम करें तो ये कितने के बराबर बन रहा है, 2 टाइम्स दी हैमिल्टोनियन। ये 2 टाइम्स हैमिल्टोनियन क्यों बना, मैं इसको भी पॉइंट करना चाहूँगा। पीछे मैंने ऑयलर्स थ्योरम की बात की थी, ये एक्चुअली ऑयलर्स थ्योरम ही है।
जो मैंने यहाँ पे हैमिल्टोनियन की पर्टिकुलर फॉर्म ली है, ये हैमिल्टोनियन क्यूज़ और पीज़ पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये क्यूज़ और पीज़ का आर्बिट्री फंक्शन नहीं है, ये क्यूज़ और पीज़ का होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2। तो इसीलिए ये रिज़ल्ट आपको मिला। ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा है जो कि इक्वल टू 2h है, ओरिजिनल फंक्शन के ट्वाइस के बराबर, ये 2 का फैक्टर इसलिए आया क्योंकि हमारा फंक्शन h होमोजीनियस है और किस डिग्री का, 2 डिग्री का। तो ये ओके। अब इस रिज़ल्ट और इसको कंबाइन करने का टाइम आ गया। आप इसको देखिए, डेल एच ओवर सम डेल ईटा, हाँ डेल एच ओवर डेल पी या डेल एच ओवर डेल क्यू, और फिर साथ में क्यू या पी। ईटा ए और ईटा बी को हम कुछ भी ले सकते थे। इन पर्टिकुलर अगर मैं ईटा ए और ईटा बी दोनों को अगर पीजे ले लूँ, सेम दोनों मोमेंटम है और सेम जेथ वाला मोमेंटम है, मतलब ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, तो ये 1 बनेगा। ईटाज़ की लिस्ट में ईटा ए और ईटा बी अगर मैंने सेम लिए, दोनों एक ही मोमेंटम है, जेथ वाला मोमेंटम, तो उस समय ये रिजल्ट मुझे क्या देगा, ईटा ए की जगह पीजे और ईटा बी की जगह भी पीजे, तो डेल्टा ए भी उस समय बनेगा 1 अपॉन बीटा। तो पीजे डेल एच अपॉन डेल पीजे की एवरेज वैल्यू इस एक्सप्रेशन की मदद से 1 अपॉन बीटा, और 1 अपॉन बीटा कितना होता है, केटी। और इसी तरह से अगर मैं दोनों को क्यूजे ले लूँ, इसको भी क्यूजे और इसको भी क्यूजे, ईटा ए भी क्यूजे और ईटा बी भी क्यूजे, तो डेल्टा ए भी अगेन 1 बनेगा। तो क्यूजे डेल एच अपॉन डेल क्यूजे की एवरेज वैल्यू कितनी बनेगी, अगेन 1 अपॉन बीटा। अगेन मैं यहाँ पे रिमाइंड कराऊंगा, समेशन नहीं है, ये जे रिपीटेड इंडेक्स दिख रहा है पर समेशन कन्वेंशन हम कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने कहा था, ये रिज़ल्ट एक्चुअली मैं इस फॉर्म में क्यों डिराइव करके लाया हूँ, इससे हम कई रिजल्ट्स और निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे उन कई रिजल्ट्स में इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके यूज़ होते हैं। अगर आप हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करें, फर्स्ट टर्म इज़ पीजे और डेल एच अपॉन डेल पीजे इज़ बेसिकली क्यूजे डॉट, तो ये पीजे क्यूजे डॉट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो केटी होती है। ऐसे ही क्यूजे और डेल एच अपॉन डेल क्यूजे होता है माइनस पीजे डॉट, हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यूजे पीजे डॉट विद अ माइनस साइन की एवरेज वैल्यू भी कितनी बनती है, केटी। लेकिन यहाँ पे मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट यू कैन ट्राई लुकिंग एट द लिटरेचर। ओके, ये इक्वेशन से हम कितने और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं तो उस पर्टिकुलर केस पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ जब दोनों को मैंने या तो पीजे ले लिया या दोनों को क्या ले लिया, क्यूजे ले लिया। तो जो मुझे इन टर्म्स की एवरेज वैल्यू मिली, इसकी एवरेज वैल्यू भी केटी और इसकी एवरेज वैल्यू भी केटी। ओके, अब ये जो इक्वेशन है, ये अगर मैं इसको एवरेजेस के लिए लिखूँ तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं। समीशन को चलिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दिस प्लस दिस बराबर दिस। तो अगर आप एवरेज के लेवल पे बात करें, इस क्वांटिटी का एवरेज प्लस इस क्वांटिटी का एवरेज बराबर इस क्वांटिटी का एवरेज। ओके, क्योंकि हम एवरेज नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ले रहे हैं, तो एवरेज प्लस एवरेज इक्वल टू दिस एवरेज। और समेशन का मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट अगर आप सीरीज़ के एक एक टर्म का एवरेज लें प्लस ये जो दूसरी सीरीज़ है इसके एक एक टर्म का एवरेज लें और उन सबको ऐड करें, तो वो एवरेज ऑफ दिस क्वांटिटी के बराबर बनेगा। तो 1 वाले से अब हम इसको एवरेज के टर्म में अगर लिखें, तो एवरेज के टर्म में आप लिखेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे। बेसिकली हम इस क्वांटिटी के एवरेज की बात करने वाले हैं, किसकी, पीजे डेल एच अपॉन डेल पीजे, पीजे डेल अपॉन डेल पीजे का एवरेज मैं निकाल चुका हूँ। ऐसी क्यूजे डेल एच अपॉन डेल क्यूजे का एवरेज मैं निकाल चुका हूँ। इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली इस एक्सप्रेशन को किस केस में यूज़ किया, पीजे पीजे या क्यूजे क्यूजे। और फिर इस एक्सप्रेशन को अगर मैं एवरेजेस के लिए वर्कआउट करूं, कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज बराबर इसका एवरेज। सो इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे नंबर कर रखा है। बट बिफोर दैट, हाँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये समेशन नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर पीजे की आप बात करें, P3 डेल एच अपॉन डेल P3 के टी, ऐसी P4 डेल एच अपॉन डेल P4 भी के टी, P5 जो P हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट है उसके लिए ये एवरेज के टी बनेगा। तो जितने P's मेरे हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, F, अगर मैं उन सबके ऊपर इसका सम कर दूं, P1 डेल एच अपॉन डेल P1 का एवरेज भी लूँ प्लस P2 डेल एच अपॉन डेल P2 का एवरेज प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5, तो हर किसी का एवरेज कितना है, KT। तो अगर मैं ऐसे F टर्म्स का एडिशन करता हूँ, सारे के सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट हैं उनके ऊपर अगर ये सम कर देता हूँ, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, FKT। ऐसे ही अगर क्यूज़ वाले एक्सप्रेशन के लिए भी करूँ, Q1 डेल एच अपॉन डेल Q1 प्लस Q2 डेल एच अपॉन डेल Q2, सबकी एवरेज वैल्यू
पूरे के पूरे जो कि हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट हैं उन सब के ऊपर अगर इसे सम कर दूं तो यहाँ से भी कितना मिलेगा, एफ टाइम्स के टी, हर किसी के लिए कंट्रीब्यूशन के टी एवरेज। तो अगर आप ऐसे एफ टर्म्स का सम कर रहे हैं तो एफ के टी यहाँ और एफ के टी यहाँ, एक एक टर्म, लेकिन ऐसे आप टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, जे की वैल्यू 1 से लेकर एफ तक, ऐसे ही एक टर्म के लिए कंट्रीब्यूशन के टी, और अगर आपने एफ के लिए कंट्रीब्यूट किया तो एफ के टी। अब जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी उसको अगर मैं एवरेजेस की फॉर्म में लिख दूं, लेफ्ट हैंड साइड के एक एक टर्म का एवरेज, एक एक टर्म एक्चुअली खुद एक समेशन सीरीज़ के अंदर था, तो समेशन के अंदर एक एक टर्म का एवरेज लेंगे, सम बाद में करेंगे, प्लस दूसरी चीज़, अब की बार मैंने समेशन को 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यहाँ तक मैंने समेशन को एक ही पार्ट में लिखा था, इस एक ही समेशन, इनफैक्ट मुझे तब यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहिए था, लेकिन अब मैंने समेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये समेशन ऑफ दिस एवरेज, ये मैंने यहाँ कंप्यूट कर रखा है एफ के टी, और समेशन ऑफ दिस एवरेज भी एफ के टी है, ट्वाइस, राइट हैंड साइड में ट्वाइस हैमिल्टोनियन था, 2 तो कांस्टेंट है, एवरेज ऑफ द हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन मतलब एनर्जी, एनर्जी का एवरेज हम कंप्यूट करने वाले हैं, कितने के बराबर, ये और ये पता लग जाएं, ये और ये निकाल रखे हैं, ये सम एफ के टी के बराबर होता है, इन सारे एवरेजेस का सम एफ के टी होता है, इन सारे एवरेजेस का सम एफ के टी होता है, तो एफ के टी प्लस एफ के टी इज इक्वल टू ट्वाइस हैमिल्टोनियन। तो जो हैमिल्टोनियन की एवरेज वैल्यू है एफ टाइम्स के टी। हमारे सिस्टम में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, हो सकता है मैंने इस वोकैबुलरी को बीच में मिक्स किया हो, पर मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम से, जैसे मैंने पहले ही कहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरा मतलब है मैं पीज़ और क्यूज़ दोनों को डिग्री ऑफ फ्रीडम की तरह काउंट कर रहा हूँ। तो एक एफ़ के लिए, एफ़ की कोई एक आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, माना 7 के लिए आपके पास P7 भी है और Q7 भी, जितने P और Q यहाँ आ रहे हैं आप सबको नॉन ज़ीरो समझें, ठीक है, हमने केवल नॉन ज़ीरो वालों को यहाँ लिखा है। तो एक टर्म के करस्पॉन्डिंग एक P और एक Q है, तो अगर आपके पास ऐसे F टर्म्स हैं तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 2F, P1 P2 P3 माना 3, और Q1 Q2 Q3, समेशन तो 1 से लेकर 3 तक चला, पर 3 टर्म्स यहाँ से आए, क्वाड्रेटिक 3 यहाँ से, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं सिस्टम के, 2F। ओके, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हो सकता है मैंने बीच में वोकैबुलरी में गलती से F डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम के कहे हूँ, मेरा यहाँ पे जिस नोशन में मैं वर्क कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम के 2F हैं, क्योंकि एनर्जी में ये भी कंट्रीब्यूट करता है, मोमेंटम भी, और एनर्जी में Q भी स्क्वायर फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा सेंस है डिग्री ऑफ फ्रीडम से जो फेज स्पेस वेरिएबल एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सके, तो कुल मिला के एनर्जी में कंट्रीब्यूट करने वाले यहाँ 2F वेरिएबल्स हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 2F क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने इस सिस्टम की एवरेज एनर्जी जो कंप्यूट कर दी, अगर मैं इसे 2F से डिवाइड करूँ तो F से F कैंसिल, हाफ के बिट, ये क्वांटिटी क्या हुई, सिस्टम की एवरेज एनर्जी, टोटल पूरे सिस्टम की एवरेज एनर्जी है, बट एक सिस्टम के टोटल क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2F टोटल क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, द एवरेज एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स आउट टू बी हाफ kBT। यही है क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम। अगर कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आता है, उसके लिए एवरेज एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, हाफ kBT। यहाँ पे हमारे पास 2F ऐसे टर्म्स थे, ओके, इसीलिए 2F से डिवाइड करके दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दी दिस। Okay, maybe this last section has become a bit muddled up, but please go through this once again. Specifically मैंने इनफैक्ट यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल इसको लिखने की कोशिश की है। मेरा मीनिंग क्या था, माना सिस्टम के फेज स्पेस वेरिएबल्स का नंबर तो माना बहुत ज़्यादा है, से वेरी वेरी लार्ज, पर हैमिल्टोनियन माना हमारा केवल से उसमें P1 का स्क्वायर आता है और P2 का स्क्वायर आता है और P1 का स्क्वायर आता है और PF तक का स्क्वायर आता है। जिन जिन पीज़ पे वो डिपेंड करता है, सब पे क्वाड्रेटिकली कर रहा है, माना हमारा सिस्टम ऐसा है। और ये सारे के सारे पी नहीं है, PF के बाद PF+1, PF+2, PF+3 और भी बहुत सारे मोमेंटम हैं, लेकिन हैमिल्टोनियन केवल इन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आप इसे सोचिए, पी के जो इंडेक्स हैं 1 से लेकर 3n तक हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैमिल्टोनियन में जो अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं वो इनमें से केवल 1 से लेकर F तक वाले हैं। F से आगे तक वाले जो इंडेक्स हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 100 है,
इंडेक्स की रेंज आपकी 1 से लेकर 300 तक है। फेज स्पेस में तो P1 एक्सिस भी है, P2 एक्सिस भी है, P3 भी और P100 एक्सिस भी है। पर माना हैमिल्टोनियन P1 स्क्वायर पे डिपेंड करता है, P2 स्क्वायर पे करता है, P3 स्क्वायर करता है, P70 स्क्वायर तक करता है, और 71, 72, 73 वाले पे डिपेंड नहीं करता है। उसको आप ऐसे सोच सकते हैं, उनके मैथमेटिकली P71 स्क्वायर का भी एक टर्म है, पर उसके साथ कोफिशिएंट कितना है 0, और P72 स्क्वायर का भी एक टर्म है, उसका कोफिशिएंट कितना है 0। पर जिनका कोफिशिएंट 0 होता है उनके लिए तो जैसे ही आप ये डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हैमिल्टोनियन में वो वाला मोमेंटम प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके लिए तो ये डिफरेंशिएशन पहले ही कितना हो जाएगा 0। अगर ये डिफरेंशिएशन 0 हो गया तो ये एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। वो एवरेज में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, उनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज में कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0। तो ये डिस्कशन केवल उनके लिए होल्ड कर रहा है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैमिल्टोनियन में अपेयर हो रहे हैं। ऐसा ही क्यूज़ के लिए भी है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जितने टर्म्स P में हों उतने टर्म्स Q में भी नॉन जीरो फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगेन मैंने Q के टर्म को ऐसे लिखा है Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर, Q3 स्क्वायर, कोई जनरल टर्म QM स्क्वायर, और ये F डैश तक ये टर्म्स मौजूद हैं। इसके बाद Q F डैश प्लस 1 वाला कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन उसके साथ का कोफिशिएंट मैंने 0 ले रखा है, मतलब इफेक्टिवली ये नहीं है। तो F और F डैश का बराबर होना भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है P में डिपेंडेंस P1, P2, P3 से लेकर P70 तक हो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और Q's में डिपेंडेंस Q1, Q2, Q3 से लेकर माना केवल Q50 तक हो, Q50 स्क्वायर तक, ये भी हो सकता है। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो केवल ये कह रहा है, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हैं इनमें से हर एक के करस्पॉन्डिंग जो एवरेज एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है हाफ KT, इसके लिए भी P13 है माना, ये P13 जो कोऑर्डिनेट है मोमेंटम कोऑर्डिनेट, उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी हाफ KT। P14 के लिए, P15 के लिए, P70 तक जितने भी हैं सब के लिए एवरेज एनर्जी हाफ KT। Q's में Q1 अगर प्रेजेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म में हाफ KT, Q2 प्रेजेंट है क्वाड्रेटिक फॉर्म में हाफ KT, Q50 प्रेजेंट है हाफ KT। जितने यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं हर किसी के लिए एवरेज एनर्जी में कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा हाफ KT। तो माना जो मैं पर्टिकुलर एग्जांपल कह रहा हूँ, माना P's क्वाड्रेटिक फॉर्म में 1 से 70 तक वाले हैं और Q's 1 से लेकर 50 तक वाले, तो कुल क्वाड्रेटिक टर्म्स कितने आए इसमें, क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हुए 70 + 50 120। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी किसी समय पे जो होगी 120 × हाफ KT। इसके लिए भी एवरेज एनर्जी हाफ KT, हाफ KT, हाफ KT, हाफ 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 KT, हाफ KT, हाफ KT, हाफ KT, हाफ KT, हाफ KT। कुल मिला के ऐसे कितने हाफ KT कंट्रीब्यूशन मिल रहे हैं 70 ये और 50 ये। अब ये मैंने एक टिपिकल एग्जांपल ऐसे ही लिया था, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द पॉइंट। जितने क्वाड्रेटिक प्रेजेंस अपनी दिखा रहे हैं हैमिल्टोनियन में उनके लिए एवरेज एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हाफ KT है। ये है एसेंस। ओके, दिस से मैं इस पर्टिकुलर टर्म को टोटल हैमिल्टोनियन में केवल इस वाले टर्म को मैं स्मॉल h लिखूँ माना, केवल इस टर्म को, बाकी जो भी हैमिल्टोनियन है वो जो है, लेकिन ये तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है स्मॉल h की, स्मॉल h मतलब हैमिल्टोनियन में केवल इसका कंट्रीब्यूशन, उसका अगर मैं एवरेज कंप्यूट करूँ जो प्रॉबली इस तरह से कैलकुलेट किया जाना चाहिए, h मैंने लिखा है AN/PN स्क्वायर को, इसकी एवरेज वैल्यू अगर हम कंप्यूट करें AN/PN स्क्वायर की एवरेज वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, AN/PN स्क्वायर समेशन इंप्लाइड नहीं है, n कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, आप इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करेंगे। AN/PN कैसे बनता है, 2 का फैक्टर तो यहाँ ले आएंगे, हैमिल्टोनियन को PN के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, पर मेरा जो वहाँ अगले पेज पे एक्सप्रेशन है उसमें PN का स्क्वायर है तो एक PN से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ PN del H अपॉन del PN, हाफ PN del H अपॉन del PN। अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो तो बेसिकली आप हाफ PN del H अपॉन del PN की एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, हाफ तो कांस्टेंट है बाहर ले लो, PN del H अपॉन del PN की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, PN del H अपॉन del PN की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, ये भी PN ये भी PN, डेल्टा ए भी हुआ 1 अपॉन बीटा इज KT। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है PN H में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये PN इनमें से आपने कोई उठाया जो कि हैमिल्टोनियन में क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे ये डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और तब एवरेज के लिए ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, उस वाले पर्टिकुलर के लिए तो जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है 0 बनेगा। सो दिस रिजल्ट होल्ड्स ओनली फॉर दी क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, इसी तरह से माना क्यूज़ में से कोई पर्टिकुलर जो हैमिल्टोनियन में कंट्रीब्यूशन टर्म है माना BM/QM स्क्वायर है, उसको मैं माना H डैश लिखूँ, तो H डैश की अगर आप एवरेज वैल्यू कंप्यूट करें पूरे एनसेम्बल के ऊपर, H डैश की एवरेज वैल्यू मतलब BM/QM स्क्वायर का एवरेज। अब BM/QM स्क्वायर कहाँ से आता है, BM/QM तो ये है, स्क्वायर नहीं है, तो एक QM से और मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 के फैक्टर को यहाँ ले आएंगे, तो हाफ
क्यू एम इंटू डेल एच अपॉन डेल क्यू एम अगर मैं ले लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। हाफ क्यू एम डेल एच अपॉन डेल क्यू एम का एवरेज ले लूँ तो मुझे ये पता लग जाएगा, ये मतलब एच डैश का एवरेज। ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक क्यू वाला टर्म कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनर्जी में पता लग जाएगा। हाफ बाहर ले लो, क्यू एम डेल एच अपॉन डेल क्यू एम, ये कैलकुलेशन आप कर चुके हैं। ये तो आप किसी भी क्यू और किसी भी पी के लिए कर चुके हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए। अगर दोनों सेम हो, ये भी क्यू एम और ये भी क्यू एम, फैक्टर बना 1 अपॉन बीटा के टी। सो होपफुली दिस एग्जाम्पल क्लियर सब थिंग्स अ बिट मोर। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा, चाहे पी या क्यू, उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी हाफ के टी। और जो प्रेजेंट नहीं होगा तो मैथमेटिक्स कहाँ पे जाके फेल होगी, आपको ये देखना है मैथमेटिक्स में कहाँ पे इशू होगा। तब ये डेल एच अपॉन डेल पी एन, अगर ये पी पर्टिकुलर पी अगर हैमिल्टोनियन में प्रेजेंट ही नहीं था तो ये डिफरेंशिएशन आपको जीरो देगा। हैमिल्टोनियन उस वाले पी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तब ये जीरो होगा, तब ये एवरेज का ये वाला रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। ओके, सो होपफुली दिस क्लियर्स अप थिंग्स अ बिट। और अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज करूँगा, मैं इसका सीधे आंसर दूंगा पर आप इसे ट्रैक करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो हमने हैमिल्टोनियन जिस नेचर का लिया था, क्वाड्रेटिक, ओके, और उससे ज़्यादा होमोजीनियस फंक्शन था ऑफ डिग्री 2। क्यूज और पीज का ये होमोजीनियस फंक्शन था ऑफ डिग्री 2। पर आप हाइपोथेटिकली सोचिए, आप इसे बहुत वो फॉर्म सोच रहे होंगे कि हमेशा ऐसी होता है। हर सिस्टम के लिए एनर्जी और मोमेंटम या कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन ऐसा होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मासलेस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स की बात कीजिए, मासलेस पार्टिकल के लिए वहाँ एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है वो होता है E इक्वल टू पी सी। हैमिल्टोनियन सीधे सीधे P इंटू सी, पी की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। आर्बिट्रली आप सोच सकते हैं, माना चलो थोड़ी देर के लिए ये टर्म नहीं भी है, आइडियल गैस के पार्टिकल्स के लिए आपका H की डिपेंडेंस p²/2 में, H P की सेकंड पावर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ ऑर्डर 2। लेकिन मासलेस पार्टिकल के लिए H बराबर होता है PC, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 भी हो सकता है। इन जनरल अगर हमारा हैमिल्टोनियन फेज स्पेस वेरिएबल्स का होमोजीनियस फंक्शन है पर डिग्री डी का, माना डिपेंडेंस क्यूब टाइप की है, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली सोचें पी क्यूब क्यू क्यूब टाइप के टर्म है, तो उस समय भी हमारा हैमिल्टोनियन होमोजीनियस फंक्शन बनेगा, पर वो होमोजीनियस फंक्शन बनेगा ऑफ डिग्री 3। तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो हमारा इक्विपार्टीशन का रिजल्ट है, अभी हमारा इक्विपार्टीशन का रिजल्ट हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज एनर्जी वो दे रहा है हाफ के टी। वो 2 का फैक्टर क्यों आया, क्योंकि हमारा जो H है वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 लिया है। अगर वो इन जनरल होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री D हो तो ये 1/2 की जगह 1/d हो जाएगा। ओके, दिस बट मैं इसको और डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई विल पॉज हियर। इक्विपार्टीशन थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओके, बट जैसे हमने पहले कहा ये केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में एप्लीकेबल है, क्वांटम में एप्लीकेबल क्यों नहीं है। इसको मैं अभी ऐसे कहूँगा, ये आने वाले लेक्चर्स में आपको और क्लियर होगा। इट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन द रेलिवेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन बी फ्रीली एक्साइटेड। इसका सेंस क्या है, से मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का एग्जांपल लेता हूँ, ये अगले स्पेसिफिक हीट के डिस्कशन में आपको और क्लियर हो जाएगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल इस तरह से होते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, इक्विडिस्टेंट एनर्जी लेवल्स। ये एनर्जी का गैप जो है ये H क्रॉस ओमेगा, इसे मैं कह रहा हूँ एक क्वांटा ऑफ एनर्जी, ये एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है। थर्मल एनर्जी किसी सिस्टम की जिसको T टेम्परेचर पे हमने मेंटेन कर रखा है, थर्मल एनर्जी हम बार बार कह रहे हैं KT के ऑर्डर की होती है। अगर थर्मल एनर्जी सफिशिएंटली हाई है कि वो इस सिस्टम को एक्साइट कर सके, आप इस तरह सोचिए, माना सिस्टम बहुत कम टेम्परेचर पे है, 0 केल्विन के करीब है, तो वो सिस्टम जो है वो इस वाली स्टेट में रिजाइड कर रहा होगा। नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स अगर हैं तो सारे के सारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में होंगे। लेकिन अगर उस सिस्टम को हम थर्मल एनर्जी दें तो ये सिस्टम हो सकता है इसके पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स एक्साइट होकर हायर और हायर और हायर स्टेट्स में जा सकते हैं, लेकिन उस एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलनी है, थर्मल एनर्जी से। तो अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम है तो ये चांस बहुत कम हो जाता है कि ये पार्टिकल्स एक्साइट होकर यहाँ या यहाँ या यहाँ जा सकें। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम तब एप्लीकेबल होती है जब सिस्टम के पार्टिकल्स हायर स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड हों। अगर हमारे सिस्टम का टेम्परेचर बहुत कम है तो हो सकता है उसके पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे फ्रीली एक्साइट ना हो रखे हों। एक्साइट होने से मेरा सेंस ये है, बाकी ये स्पेसिफिक एग्जांपल में आपको और क्लियर होगा। बहुत कम टेम्परेचर पे ये सिचुएशन हो सकती है कि जो थर्मल एनर्जी है वो एक क्वांटा ऑफ एनर्जी जो है
उसके रिलेटिव बहुत छोटी पड़े। तो थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इन क्वांटाज को एक्साइट कर सके। तो अगर क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम किसी सिस्टम में एप्लीकेबल है तो इसका मतलब थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंटली हाई है कि वो इन क्वांटाज को एक्साइट करा सकती है। ओके दिस। अदरवाइज क्या होगा, अगर टेम्परेचर बहुत लो है, थर्मल एनर्जी बहुत कम है, तो हम उसे ऐसे कहते हैं वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में मौजूद तो है पर वो फ्रोजन है। सिस्टम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव तो कर रहा है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो एक्चुअली हार्मोनिक ऑसिलेटर के हायर एनर्जी लेवल्स को वो ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है, थर्मल एनर्जी उसे वहाँ तक एक्साइट नहीं कर पा रही है। तो जो ये हार्मोनिक ऑसिलेटर के करस्पॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फ्रीज हो रखा है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब सिस्टम के पास एनर्जी रखने के तरीके। एनर्जी कैसे रखता है सिस्टम, या तो इस लेवल में होता, या इस लेवल में होता, या इस लेवल में होता तो h क्रॉस ओमेगा एनर्जी एक्स्ट्रा होती, इसमें होता तो 2h क्रॉस ओमेगा, इसमें 3h क्रॉस ओमेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो इन लेवल्स के पॉपुलेट होने का तो मतलब ही नहीं है। तो वो जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन के करस्पॉन्डिंग या हार्मोनिक ऑसिलेटर के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो प्रेजेंट होने के बावजूद क्या हो रखा है, फ्रीज हो रखा है, फ्रोजन। ये है हमारा सेंस। तो उस समय ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटरनल एनर्जी में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं। क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम ये कहती है क्वाड्रेटिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हाफ केवीटी कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन एवरेज। पर क्वांटम मैकेनिकली आपको इस तरह से सोचना है, अगर टेम्परेचर इतना लो है कि वो डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट ही नहीं हो पा रहा है तो वो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से हाफ केवीटी एवरेज एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई होने के लिए ज़रूरी है कि थर्मल एनर्जी इस ऑर्डर की हो कि वो उस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्साइट जरूर कर सके। ओके, इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो इसीलिए ऐसा होता है जैसे जैसे सिस्टम का टेम्परेचर राइज होता है क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम उस पर ज़्यादा और ज़्यादा वैलिड होने लगती है। बहुत लो टेम्परेचर पे हो सकता है किसी सिस्टम पे क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम के रिजल्ट उस सिस्टम के एक्चुअल रिजल्ट से मैच ना कर रहे हो। एक्चुअल रिजल्ट मतलब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। लेकिन अगर उसी सिस्टम को आप हायर और हायर टेम्परेचर पे ले जाएं, हायर टेम्परेचर मतलब वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम अब पॉसिबली एक्साइट हो जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट हो जाएगा तो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम वर्क करने लगेगी। तो एज द टेम्परेचर राइजेज ऑफ द सिस्टम द वैलिडिटी ऑफ द इक्विपार्टीशन थ्योरम ग्रेजुअली इम्प्रूव्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने अगेन मैं प्लैंक लॉ और रेले जीन्स लॉ की तरफ जाऊंगा। प्लैंक लॉ और रेले जीन्स लॉ जो हम डेरिवेशन करते हैं नॉर्मली बीएससी लेवल पे मॉडर्न फिजिक्स कोर्स में, डेंसिटी ऑफ मोड्स 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन सी क्यूब, ट्वाइस के फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। ये डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन हो गया। और एवरेज एनर्जी वॉल्स में जितने भी ऑसिलेटर्स हैं उनको हम हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करके क्लासिकली अगर उनकी एनर्जी निकालते हैं तो ये KT से मल्टीप्लाई करके यही हमारा रेले जीन्स लॉ बनता है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी KT। ओके, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी KT क्यों बनी? एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर q स्क्वायर। p स्क्वायर भी आ रहा है, q स्क्वायर भी आ रहा है, p भी क्वाड्रेटिक है, q भी क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हाफ KT p स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, हाफ KT q स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, टोटल एवरेज एनर्जी KT। एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर से इसको मल्टीप्लाई करके, और रेले जीन्स लॉ का कर्व आप जानते हैं इस तरह का बनता है। अगर आप इसको वेवलेंथ के साथ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को प्लॉट करें, अलग अलग वेवलेंथ पे कितनी पावर का इमिशन हो रहा है, अगर आप इस थ्योरेटिकल फार्मूला रेले जीन्स लॉ को प्लॉट करें तो आपको एक कर्व इस तरह से मिलता है। अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करूँ लार्ज लैम्डा या स्मॉल न्यू से, स्मॉल फ्रीक्वेंसी पे एक कर्व नीचे है, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ये कर्व ऊपर 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 जा रहा है। 8 पाई और सी क्यूब कॉन्स्टेंट है, K कॉन्स्टेंट है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जो ये डिपेंडेंस है न्यू स्क्वायर के साथ बढ़ रही है, तो न्यू इस पॉइंट पे लैम्डा 0 है, मतलब न्यू है इन्फिनिटी, ये कर्व इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ। लेकिन इसी सिस्टम को अगर हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करें, हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने किया है, तो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी इतनी बनती है। डेंसिटी ऑफ मोड्स का एक्सप्रेशन ट्वाइस करके एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली। यहाँ पे मैंने h क्रॉस ओमेगा की जगह h न्यू लिखा है, एक ही बात है, h न्यू ओवर h न्यू ओवर KT-1। इस कर्व को अगर आप प्लॉट करें, अब की बार जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस है, अगर आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें न्यू स्क्वायर इंटू न्यू क्यूब, लेकिन डिनोमीटर में e⁻h न्यू अपॉन KT भी है। ये क्या करता है, इस कर्व को बाद में डिके करा देता है। और एक्चुअल कर्व भी आपका ऐसा ही होता है ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का। एक्चुअल ब्लैक बॉडी का कर्व क्वांटम थ्योरी से समझ आ गया, क्लासिकल थ्योरी ये कह रही थी। पर पॉइंट ये है इस रीजन में,
तो ये कर्व और ये कर्व लगभग मैच होता हुआ लग रहा है। इनफैक्ट इसे हम कहते भी हैं, रेले जीन्स लॉ एक्चुअली हाई टेम्परेचर डोमेन में वैलिड होता है, हाई टेम्परेचर या हाई वेवलेंथ। ओके, हाई टेम्परेचर वाली लिमिट में आप चाहे इसका रिजल्ट निकालो चाहे इसका, दोनों वैलिड हैं। क्यों हुआ ऐसा? हाई टेम्परेचर वाले केस में क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई की जा सकती है। हुआ क्या है, फंडामेंटली हुआ क्या है, आपकी वॉल्स में सारी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर सिचुएटेड हैं, पर जब टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का कम है, कैविटी का एम्बिएंट टेम्परेचर कम है, तो उसके जो हायर फ्रीक्वेंसी मोड्स हैं वो एक्साइट नहीं हो पा रहे हैं। अब की बार आपको सिचुएशन को इस तरह से देखना है, वॉल्स में ऑसिलेटर सारे हैं, जिन ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी कम है उनके क्वांटा का साइज़ भी कम है, एच ओमेगा, और जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उनके क्वांटा का साइज़ ज़्यादा है, ये एच ओमेगा 1 और एच ओमेगा 2। वॉल्स में हर फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर मौजूद हैं, इस फ्रीक्वेंसी के भी, इस फ्रीक्वेंसी के भी, इस फ्रीक्वेंसी के भी, इस फ्रीक्वेंसी के भी, इस फ्रीक्वेंसी, सारी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर वॉल्स में मौजूद हैं। कैविटी का कोई टेम्परेचर पर्टिकुलर है, केटी। अब माना टेम्परेचर इतना हाई है कि जो केटी है वो इस क्वांटा के मुकाबले तो लार्ज है, तो ये वाला जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये तो एक्साइट हो जाएगा, पर ये केटी माना इस क्वांटा के मुकाबले स्मॉल पड़ रहा है। अलग अलग जो ऑसिलेटर्स हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेटर्स जो हैं, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर वो एक्साइट हो भी सकते हैं या एक्साइट नहीं भी हो सकते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो ऑसिलेटर्स हैं, लैम्डा हमारा इधर को बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले जो ऑसिलेटर्स हैं उनका डेंसिटी ऑफ मोड तो बहुत हाई है, न्यू बढ़ने के साथ ये नंबर तो बढ़ रहा है न्यू स्क्वायर के साथ, लेकिन थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो उन मोड्स को एक्साइट कर सके। थर्मल एनर्जी इनको ग्राउंड स्टेट से बहुत हायर स्टेट्स में पंप नहीं कर पा रही है, इनको तो पंप कर पा रही है, तो इसीलिए यहाँ तो एक कर्व राइज कर रहा है। लेकिन जो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाले कंपोनेंट्स हैं, मैं अब रेडिएशन के टर्म में बात कर रहा हूँ, जो बहुत हाई कंपोनेंट वाले रेडिएशन कंपोनेंट्स हैं उनको थर्मल एनर्जी के कारण एक्साइटेशन नहीं मिल पा रहा है। थर्मल एनर्जी वैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स को एक्साइट करती है, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स जो वॉल्स में हैं वो रेडिएशन के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, इसलिए मैं सीधे रेडिएशन के टर्म में कह रहा हूँ। थर्मल एनर्जी लोअर फ्रीक्वेंसी मोड्स को तो एक्साइट कर पा रही है, पर जो हायर एनर्जी मोड्स हैं इनको वो अभी भी एक्साइट नहीं कर पा रही है। इनफैक्ट आपको ध्यान होगा जब हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज करते हैं तो ये कर्व कुछ इस तरह से शिफ्ट होता है, एक तो कर्व ऊपर चले जाता है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली से ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पहले केवल इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब इसी का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। क्यों बढ़ा इसका कंट्रीब्यूशन? पहले ये एक्साइट नहीं हो पा रहा था, पर अब क्योंकि आपने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज कर दिया है, केटी की मात्रा बढ़ा दी है, तो पॉसिबली जो मोड पहले तक एक्साइट नहीं हो पा रहा था या बहुत कम एक्साइट हो रहा था, अब वो मोड भी एक्साइट होने लगा है। जो मोड पहले फ्रोज़न था वो भी अब टेम्परेचर बढ़ने के साथ अनफ्रीज़ हो रहा है, और वो अनफ्रीज़ अगर हो रहा है तो वो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम से हाफ केटी एनर्जी कंट्रीब्यूट करने की स्थिति में आ रहा है। ओके, सो ट्राई टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। ये आपने रिजल्ट्स ड्राइव कर रखे हैं, बट आपको इस पिक्चर के टर्म्स में आप इसको सोचने की कोशिश कीजिए कि हाँ सफिशिएंट टेम्परेचर होगा, क्वांटा को एक्साइट करने के लायक वो एनर्जी थर्मल एनर्जी से आपको मिल पा रही है, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका अनफ्रोजन होने लगेगा, और जब डिग्री ऑफ फ्रीडम अनफ्रोजन होगा तभी आप इक्विपार्टीशन थ्योरम, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम के रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यस। इसी तरह का फिनोमिना आपको गैस में भी देखने को मिलता है। से इन पर्टिकुलर अगर आप डायटोमिक गैस की बात करें तो डायटोमिक गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है उसका टेम्परेचर के साथ बिहेवियर ऐसा होता है, लो टेम्परेचर पे सीपी, और गैसेस के लिए दो स्पेसिफिक हीट होती हैं सीपी और सीवी। तो माना मैं सीपी की बात करता हूँ, ओके, सीपी और सीवी में सिंपली ये रिलेशन होता है, अगर आप आइडियल और ये कंडीशन ले लें, मेयर्स रिलेशन जिसे कहते हैं, सीपी सीवी से आर यूनिट्स ज़्यादा होता है। तो मैं सीपी के टर्म में बात कर रहा हूँ, बहुत लो टेम्परेचर पे सीपी लगभग 5/2 आर के करीब होती है। फिर जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो एक बहुत छोटी टेम्परेचर रेंज के अंतर्गत ये सीपी की वैल्यू 5/2 से आर से जंप करके 7/2 आर पे चली जाती है, और फिर अगर और टेम्परेचर रेज, और फिर काफ़ी टेम्परेचर तक ये कांस्टेंट रहता है 7/2 आर के आसपास, और फिर अगर और टेम्परेचर रेज करें तो फिर से ये एक जंप और दिखाता है 7/2 आर से ये फिर 9/2 आर पे चले जाता है। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट सीधे सीधे इंटरनल एनर्जी से के प्रोपोर्शनल है। ओके, सीवी जो है del U by del T होता है। तो जो आर्ग्यूमेंट हमारा इंटरनल एनर्जी के लिए होल्ड करता है वो स्पेसिफिक हीट के लिए भी होल्ड करता है।
हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एक्साइट हो चुका होगा वो एनर्जी में हाफ के बी टी कंट्रीब्यूशन करता है और स्पेसिफिक हीट में हाफ के बी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पेसिफिक हीट एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जंप कर रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली जो सिचुएशन होती है वो ये होती है, जब तक गैस का टेम्परेचर कम होता है, डायटोमिक गैस का, तब तक उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एक्साइट होता है वो होता है केवल ट्रांसलेशनल। वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटेनर के अंदर मोशन कर रहे हैं। आइडल गैस हमने ली है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है केवल काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी से कितना कंट्रीब्यूशन आता है? आपके सिस्टम में माना n पार्टिकल्स हैं, गैस पार्टिकल्स, 3 डायमेंशन में हर पार्टिकल मूव कर सकता है। हर पार्टिकल का जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है इस तरह का है। कुल मिला के ऐसे n कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनमें से हर टर्म आप px, py, pz की फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो कुल क्वाड्रेटिक नंबर ऑफ टर्म्स जो हमारे हैमिल्टोनियन में है, एनर्जी में है, वो है 3n। 3n क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पोटेंशियल का कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट कोई क्वांटिटी नहीं है, केवल मोमेंटम डिपेंडेंट। कुल क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3n। इक्विपार्टीशन थ्योरम से इनमें से हर के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी कितनी है? हाफ के टी। ये रिजल्ट हमने डिराइव कर रखा है, पर अब की बार मैं इसे सीधे इक्विपार्टीशन थ्योरम से लिख रहा हूँ। केवल ट्रांसलेशन मोशन जो है, वो जो मॉलिक्यूल्स जो हैं गैस के, जो लगातार उस चैम्बर के अंदर मूव कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर, उनकी एनर्जी इतनी है, कितनी हो गई? 3/2 n/kB/T। आप इस चीज़ को T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, उससे आपको मिलेगा CV, del U/del T एट कॉन्स्टेंट V। आप T के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें 3/2 n/kB। अगर हम 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं तो 1 मोल गैस के लिए n हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, और एवोगाड्रो नंबर इंटू kB होता है गैस कांस्टेंट। अगर केवल ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम है इनिशियली, और ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होंगे, ओके, 0 केल्विन से ऊपर जैसे ही आप किसी भी टेम्परेचर पे गए, गैस के पास कुछ इंटरनल एनर्जी है। वो इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में? ट्रांसलेशन। वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन कर रहे हैं, ओके। तो उसके कारण जो स्पेसिफिक हीट है केवल ट्रांसलेशन मोशन के कारण 3/2R। लेकिन जैसे जैसे आप गैस का टेम्परेचर रेज करते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेशन भी कर सकता है, और उसके रोटेशन 2 अलग अलग एक्सिस के अबाउट पॉसिबल होते हैं। से मेरा जो मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, और ये जो रॉड है, उनको ज्वाइनिंग जो रॉड है, बॉन्ड जो है, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेशन कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट, और जेड एक्सिस के अबाउट भी। एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन का कोई सेंस नहीं है इस समय, क्योंकि उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 बनेगा, ओके। तो वाई और जेड के अबाउट तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वाड्रेटिक होते हैं। लेकिन ये रोटेशनल मोशन का जो क्वांटा है ये शुरू में एक्साइट नहीं हो रहा है। कम टेम्परेचर पे थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस रोटेशनल मोशन को सपोर्ट कर सके। रोटेशनल मोशन के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्साइट हो सकें। तो बेसिकली आप सोच सकते हैं इन अ सर्टेन सेंस, वेरी क्वालिटेटिवली, लो टेम्परेचर पे रोटेशनल मोशन ना के बराबर है, तो उसका एनर्जी और स्पेसिफिक हीट में कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। लेकिन जब हमने सिस्टम को का टेम्परेचर रेज किया तो अब थर्मल एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वो सिस्टम में रोटेशन भी इंड्यूस कर सके, और रोटेशन अपने साथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम लाता है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी हाफ kT, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग और कितनी एनर्जी आएगी? kT। तो ये नंबर जो है 3/2R से इसमें 1R का इंप्रूवमेंट और होगा, ये होगा 5/2R। ये CV की वैल्यू है, और CP की वैल्यू तो इसमें R और एक्स्ट्रा होती है, CP बराबर CV + R। तो जब ट्रांसलेशन मोशन था CV था 3/2R, उस समय CV था 5/2R। जब टेम्परेचर हाई होके रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्साइट हो गए, और वो कितने? 2 क्वाड्रेटिक हैं। तो 2 क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन बनेगा हाफ kT एक का और हाफ kT दूसरे का, ओके। और कुल आपके इतने पार्टिकल्स हैं, तो आप कंप्यूट कर सकते हैं। यहाँ ये नंबर 5/2R पे जाएगा, और ये 7/2R पे, 5/2R से 7/2R। और फिर सफिशिएंट हाई टेम्परेचर तक यही स्टेट रहती है। लेकिन फिर और ज़्यादा टेम्परेचर रेज करें तो CV फिर से बढ़ता है, CP CV सभी, और U भी, इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है, CP भी बढ़ रहा है, CV। तो डेफिनेटली अगर टेम्परेचर के साथ फिर से एक जंप आई है आपकी CP या CV में या U में, इसका मतलब कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा था जो इस टेम्परेचर तक भी फ्रोज़न था। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा था वो तो इस टेम्परेचर पे आके एक्साइट हो गया, इस टेम्परेचर के बाद थर्मल एनर्जी इतनी है कि वो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्साइट कर सकती है। लेकिन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा था जो इस टेम्परेचर के बाद इस टेम्परेचर तक भी फ्रोज़न रहा। क्यों? इसके क्वांटा का साइज़ ज़्यादा था। ये कौन सा वो है? ये है वाइब्रेशन मोशन।
डायटोमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल मोशन भी कर सकता है। वाइब्रेशनल मोशन मतलब सिस्टम को आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ ट्रीट कर रहे हैं। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल केवल अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मोशन करेगा, ये वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। लेकिन वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? क्वाड्रेटिक, 2 p²/2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगेन एवरेज एनर्जी हाफ के टी प्लस हाफ के टी, 1 kT। और 1 kT का जो असर होता है अगेन इसको आर इसमें और ऐड हो जाएगा, चाहे CP में चाहे CV में। तो ये जो डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक हीट जो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, बहुत लो टेम्परेचर्स पे केवल ट्रांसलेशन कंट्रीब्यूशन होता है, इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, और वेरी हाई टेम्परेचर्स पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। अब टेम्परेचर इतना हाई है कि वो रोटेशनल इनको तो एक्साइट कर ही सकता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, साथ साथ वो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी एक्साइट कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम किसी डायटोमिक गैस की रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेसिफिक हीट को स्टडी करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। ओके, यस। सिमिलर आइडिया हमारा जब हम आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और डिबाई थ्योरी, उसके बाद उसको और इंप्रूव करके डिबाई थ्योरी में जाते हैं, वहाँ पे भी यही कंसेप्ट आता है। ओके, तो कौन सा पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसके हिसाब से क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम अप्लाई होगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिख रहा है, पर अगर वो एक्साइट होने की स्थिति में नहीं है, टेम्परेचर बहुत लो है, तो वो क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम के हिसाब से हाफ के टी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। ओके, दिस सिमिलर आइडिया आप इलेक्ट्रॉन गैस जो होती है, ओके, फर्मी गैस जो होती है कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसकी स्पेसिफिक हीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आइडिया कई जगह एम्प्लॉय होता है। ओके, तो लेट मी अगेन रिमाइंड, क्लासिकल इक्विपार्टीशन थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बट आपकी एप्लीकेबिलिटी के टाइम पे आपको ये देखना पड़ेगा, या तो आप प्योर क्वांटम मैकेनिकल सेंस में देख लें, या आप उसे इस तरह से भी देख सकते हैं, वो पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट होने की स्थिति में है इस टेम्परेचर पे या नहीं है। अगर वो एक्साइट होने की स्थिति में है तो हाफ के टी कंट्रीब्यूशन आएगा, और अगर एक्साइट होने की स्थिति में नहीं है तो जीरो कंट्रीब्यूशन आएगा। ओके, जीरो या सम अदर कंट्रीब्यूशन टू बी कैलकुलेटेड सम अदर वे, बट दिस। ओके, तो with that I would like to end this lecture, for this slightly long lecture for the time being. Okay, so thank you everybody.